विनाशकारी जादूगर सी 411 अध्याय 411 411 अध्याय 411 क्या आप प्रयोगों के लिए कंकालों का उपयोग करना चाहते हैं? क्या आप मौत को दावत दे रहे हैं? बोतल में मौजूद काला पाउडर शवों को मारने वाला जहर था। इसकी विषाक्तता तीव्र नहीं थी, ये कम स्तर का शव विष होना चाहिए। लिन मोयू ने शवलोक में इतने सारे शवों का निपटान किया था कि वह इस बात से गलती नहीं कर सकता था। ये डोनफेंग याओ की मां की तरफ से आना चाहिए था। लिन मोयू ने धीमी आवाज में पूछा, वरिष्ठ रसायन शास्त्री, आप क्या करने का इरादा रखते हैं? शूपिंग ने कहा, मैं इस कौशल के मूल का विश्लेषण नहीं कर सका, इसलिए मैं लाश के जहर को खत्म करने की प्रक्रिया से शुरुआत करने की कोशिश करना चाहता हूं। लिन मोयू के चेहरे का भाव अचानक बदल गया। तुम मेरे कंकालों का इस्तेमाल जहर का परीक्षण करने के लिए करना चाहते हो? लिन मोयू की प्रतिक्रिया देखकर शूपिंग थोड़ा हैरान रह गया। जनरल लिन, क्या आपको यह अनुचित लगता है? लिन मोयू का चेहरा भावहीन लग रहा था, उसकी आंखों में असंतोष झलक रहा था और उसकी आवाज थोड़ी धीमी थी। कंकाल मेरे साथी हैं। वे युद्ध में मर सकते हैं, लेकिन शांति के समय में वे किसी भी प्रयोग के लिए उपकरण नहीं है। यदि वरिष्ठ रसायन शास्त्री को मेरी मदद की जरूरत होगी, तो मैं बिना किसी झिझक के ऐसा करूंगा। लेकिन अगर आप मेरे साथियों को प्रयोगों के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो यह असंभव है। लिन मोयू ने बहुत ही स्पष्ट रूप से बात की, जिससे बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं बची। शूपिंग ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लिन मोयू उसके कंकालों को इतना महत्व देगी। आखिरकार, जहां तक उसे पता था, लिन मोयू में हजारों हजारों कंकाल थे। डोनफेंग याओ ने यह भी उल्लेख किया कि शवलोक में लिन मोयू की मरे हुए सैनिकों की सेना लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। उसने सोचा कि वे कंकाल लिन मोयू द्वारा बुलाए गए जीव थे, जो युद्ध के औजारों की तरह थे। अप्रत्याशित रूप से, लिन मोयू कंकालों को अपने साथियों के रूप में देखने लगा। इस तरह की भावना को वह समझ सकता था। कई सम्मना ऐसा ही महसूस करते थे, उनके द्वारा बुलाए गए प्राणी उनके परिवार, उनके सबसे करीबी साथी थे। यदि कोई व्यक्ति अपने द्वारा बुलाए गए प्राणियों को प्रयोगों के लिए प्रयोग के विषय के रूप में उपयोग करना चाहता है, तो परिणाम मृत्यु तक चलने वाली लड़ाई होगी। डोनफेंग याओ चिंतित दिख रही थी, लेकिन शू हान ने उसका हाथ पकड़कर उसे चिंता न करने का इशारा किया। वह जानती थी कि उसके दादाजी के पास अन्य तरीके भी होंगे। शूपिंग ने थोड़ी माफी मांगते हुए कहा, यह मेरी गुस्ताखी थी। जनरल लिन, कृपया बुरा न माने। उनकी आवाज बेहद ईमानदार थी, उसमें दिखावे का कोई नामोनिशान नहीं था। लिन मोयू ने गहरी सांस ली, कोई बात नहीं। क्या मैं किसी और चीज में आपकी मदद कर सकती हूँ? जब तक इससे उन्हें कोई नुकसान नहीं होता, हम इस बारे में बात कर सकते हैं। शूपिंग ने एक पल सोचा, मेरे पास एक और तरीका है जो शायद काम कर जाए। मैं वादा करता हूं कि इससे जनरल लिन के बुलाए गए जीवों को कोई नुकसान नहीं होगा। जब तक इससे मरे हुए सैनिकों की सेना को कोई नुकसान नहीं होता, लिन मोयू को कोई आपत्ति नहीं थी। शूपिंग ने औषधि की एक बोतल निकाली और उसे स्केलेटन बरसेरकर पर छिड़क दिया। छिड़कते हुए उन्होंने कहा, यह एक कौशल अवशोषण औषधि है जिसे मैंने विकसित किया है। यह सहायक या आक्रामक विभिन्न कौशलों को अवशोषित कर सकती है और उन्हें संग्रहित कर सकती है। जरूरत पड़ने पर इसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। लिन मोयू को अचानक कौशल अवशोषण औषधि के उपयोग का ख्याल आया। क्या इस औषधि की कोई सीमाएं हैं? शूपिंग ने कहा, निश्चित रूप से कुछ सीमाएं हैं। उदाहरण के लिए, ये ईश्वर स्तरीय कौशल को संग्रहित नहीं कर सकता। कुछ विशेष कौशल भी संग्रहित नहीं किए जा सकते, जैसे कि। लिन मोयू ने पूछा, क्या यह आदिम प्रतीकों से कौशल संग्रहित कर सकता है? शूपिंग ने सिर हिलाते हुए कहा, ऐसा संभव नहीं होना चाहिए। आदिम रून से प्राप्त कौशल बहुत उच्च स्तर के हैं, जो ईश्वर स्तरीय कौशल की सीमा से परे हैं। लिन मोयू ने परिणाम का पहले ही अनुमान लगा लिया था, इसलिए वह निराश नहीं हुआ। उन्हें स्टोनर कर पाना सामान्य बात थी। उस औषधि ने स्केलेटन बरसेरकर के पूरे शरीर को ढक लिया था, जिससे वह हरे प्रकाश की एक परत में लिपट गया था। लिन मोयू को वास्तव में स्केलेटन बरसेरकर को कोई नुकसान नहीं हुआ। औषधि ने केवल स्केलेटन बरसेरकर के शरीर की सतह को ढक लिया, और कुछ नहीं किया। जनरल लिन, कृपया फिर से डिस्पेल स्किल का इस्तेमाल करें। लिन मोयू ने सिर हिलाया, और एक विचार के साथ, लिच जनरल ने फिर से डिस्पेल स्किल का इस्तेमाल किया। डिस्पेल स्किल के प्रभाव में, स्केलेटन बरसेरकर पर मौजूद हरी रोशनी तेजी से फीकी पड़ गई।
कुछ क्षणों के बाद स्केलेटन बरसेरकर अपनी मूल अवस्था में लौट आया और औषधि पूरी तरह से गायब हो गई। शूपिंग की आंखों में हैरानी के भाव थे, ये कैसे हो सकता है? मेरी कौशल अवशोषण औषधि भी बेअसर हो गई। इस निष्क्रिय करने की क्षमता का उद्देश्य विभिन्न असामान्य अवस्थाओं को दूर करना था। जब तक स्तर कौशल की सीमा से अधिक नहीं होता, तब तक किसी भी असामान्य स्थिति को दूर किया जा सकता था। शूपिंग की कौशल अवशोषण औषधि को भी एक असामान्य स्थिति माना गया और उसे निष्क्रिय कर दिया गया। ये स्थिति शूपिंग की उम्मीदों से बिल्कुल परे थी। कुछ सोचने के बाद उसे जवाब मिला, ऐसा लगता है कि लिच जनरल की क्षमता अंदर से बाहर की ओर काम करती है। ये क्षमता वास्तव में अद्वितीय है। लिन मोयू को लगा कि यह वाकई संभव है। लिच जनरल का कौशल वाकई दूसरों से अलग था। शूपिंग को फिलहाल कोई और तरीका सूझ नहीं रहा था। लिन मोयू ने कहा, अगर और कुछ नहीं है तो मैं अब विदा लेती हूँ। शूपिंग ने कहा, आज आपने जो मेहनत की उसके लिए धन्यवाद, जनरल लिन। हान जनरल लिन को विदा करो। शू हान ने सिर हिलाया और लिन मोयू को बाहर ले गई। जाने से पहले लिन मोयू ने डोनफेंग याओ की ओर एक नजर डाली और पूछा, क्या आपके डोनफेंग परिवार ने अभी तक मुआवजा तैयार नहीं किया है? क्या आप मुआवजा देने की योजना नहीं बना रहे हैं? डोनफेंग याओ का पूरा शरीर कांप रहा था। इस समय उसे लिन मोयू कुछ हद तक डरावनी लग रही थी। डोनफेंग याओ ने जल्दी से कहा, इन दिनों घर में बहुत कुछ चल रहा है। मेरे पिताजी और बाकी लोग कुछ दिनों में आ जाएंगे। लिन मोयू ने सिर हिलाते हुए कहा, मेरे गुरुजी प्रतीक्षा कर रहे हैं। शू हान ने लिन मोयू को तब तक विदा किया जब तक वह नजरों से ओझल नहीं हो गया। डोनफेंग याओ ने आंखों में आंसू लिए पूछा, दादाजी की मियाग, क्या मेरी मां के लिए सचमुच कोई उम्मीद नहीं है? शूपिंग ने सिर हिलाते हुए कहा, लाश का जहर अब तक का सबसे विचित्र जहर है जो मैंने देखा है। अब तक जनरल लिन के लिच जनरल द्वारा इसे निष्क्रिय करने के अलावा कोई और तरीका नहीं है। डोनफेंग याओ ने चिंता से कहा, लेकिन उसके कंकालों का प्रयोग प्रयोगों के लिए नहीं किया जा सकता। शूपिंग ने आह भरी, ये तो सामान्य बात है। अधिकांश समनर्स के लिए उनके द्वारा बुलाए गए जीव उनके सबसे करीबी साथी होते हैं। जैसा कि जनरल लिन ने कहा, वे कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते हैं। बुलाए गए जीव युद्ध में मर सकते हैं, लेकिन उनका प्रयोग प्रयोगों के लिए नहीं किया जा सकता। सोचो, याओ, अगर कोई तुम्हारी मां का इस्तेमाल प्रयोगों के लिए करना चाहे, तो तुम कैसी प्रतिक्रिया दोगी? डोनफेंग याओ ने बिना किसी झिझक के कहा, मैं जान की बाजी लगा दूंगी। लेकिन उसके कई राज छिपे हैं। शूपिंग मुस्कुराए, इसका संख्या से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारी मां के जहर के लिए मैं कोई दूसरा उपाय सोच लूंगी। कम से कम बर्फ से ढकी संरचना में उनकी हालत स्थिर है और उनकी जान को तत्काल कोई खतरा नहीं है। जनरल लिन ने आपको ये भी वादा किया था कि जब तक उनमें क्षमता है, वे उसे जरूर बचाएंगे। अपने स्वभाव के कारण वे अपना वादा निभाएंगे। डोनफेंग याओ अब भी चिंतित थी, लेकिन इसमें कितना समय लगेगा? शूपिंग ने शांत भाव से कहा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। जब वह देव स्तर पर पहुंच जाएगा, तब तक समय आ जाएगा। सच में, मुझे आश्चर्य है कि वह कब भगवान के स्तर तक पहुंचेगा। बहुत जल्द। उसकी समतलीकरण की गति को देखते हुए ज्यादा समय नहीं लगेगा। शू हान ने क्षमाप्रार्थी भाव से कहा, मुझे माफ करना, लिन जूनियर। मुझे अपने दादाजी से ऐसी विनती की उम्मीद नहीं थी। लिन मोयू ने हल्के स्वर में कहा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। शायद वरिष्ठ रसायन शास्त्री मेरे और मेरे कंकालों के बीच के बंधन को नहीं समझ पाए। शायद उन्होंने सोचा होगा कि मेरे कंकाल सिर्फ औजार हैं क्योंकि मेरे पास बहुत सारे हैं। शू हान ने लिन मोयू की ओर देखा और सावधानी से पूछा, तुम नाराज तो नहीं हो? लिन मोयू ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल नहीं। अज्ञानता कोई अपराध नहीं है। मैं इतनी तुच्छ नहीं हूं। शू हान ने राहत की सांस ली और कहा, अच्छा है, अच्छा है। फिर शू हान ने कहा, राजकुमारी याओ पर भी गुस्सा मत करो। वह तो बस अपनी मां को बचाना चाहती है। पिछली बार उसका इरादा तुम्हें शवलोक में खतरे में डालने का नहीं था। डोनफेंग याओ का जिक्र करते ही लिन मोयू की आवाज थोड़ी ठंडी हो गई, मैं समझती हूँ। मैंने उससे वादा किया था कि जब मुझमें क्षमता होगी, तो मैं उसकी मां को बचाने के लिए वापस आऊंगी। लिन मोयू अपना वादा निभाएगा। शिया जिंग अकादमी लौटने के बाद लिन मोयू को निंग येई से एक संदेश मिला। मैं मुकदमे के लिए जा रही हूँ।
उसने बस इतना ही कहा, यह नहीं बताया कि वह कितने समय के लिए जाएगी या कहाँ जा रही है। ऐसे परिवार में जन्म लेना हमेशा अच्छी बात नहीं होती। संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं और स्तर बढ़ाना तेज है, लेकिन यह आम लोगों की तुलना में कहीं अधिक थकाऊ और दबावपूर्ण भी है। मो यून को ही देख लीजिए, डोन फेंग याओ जैसी राजकुमारी का जीवन भी आसान नहीं है। कालकोठरी में लौटकर लिन मोयू अकेले ही बीस्ट गॉड पठार कालकोठरी में प्रवेश कर गई और अकेले ही खेती करना शुरू कर दिया। लेवल 50 तक पहुंचने से पहले बीस्ट गॉड पठार कालकोठरी लेवल बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी जगह थी। लिन मोयू ने जल्द से जल्द लेवल 50 तक पहुंचने की योजना बनाई, फिर उस रहस्यमय और भयानक अस्तित्व से मिलने के लिए प्राचीन युद्ध क्षेत्र में जाने का इरादा किया। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर सी 412 अध्याय 412 412 तारांकन अध्याय 412 मेरे शब्द ही प्रमाण है तारांकन। सोलो डंजन रन से कार्यकुशलता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। लिन ने न केवल प्राप्त अनुभव को दोगुना किया बल्कि डंजन क्लियर करने की प्रक्रिया को भी तेज कर दिया। पहले जब वह निंगयी के साथ होता था तो वे बातें करते और हंसते थे, और हालांकि गति धीमी नहीं थी, लेकिन पूरी तरह से कुशल भी नहीं थी। अब अकेले ही लिन मोयू एक निर्दयी राक्षस वध मशीन में बदल गया। उसने कालकोठरियों में तबाही मचा दी, किसी भी मरे हुए प्राणी को नहीं छोड़ा, और उसके अनुभव आश्चर्यजनक दक्षता के साथ तेजी से बढ़ने लगे। हर बार कालकोठरी में जाने पर उसका अनुभव लगभग 8% बढ़ जाता था, औसतन 1 घंटे में एक बार। इस गति से वह आधे दिन में ही एक लेवल ऊपर पहुंच सकता था। हालांकि लिन मोयू जानता था कि यह गति केवल 50वें लेवल तक ही बनी रह सकती है। 50वें लेवल पर पहुंचने के बाद बीस्ट गॉड पठार जैसी अधिक अनुभव देने वाली कालकोठरियों के बिना लेवल ऊपर जाने की गति बहुत कम हो जाएगी। उस समय हर बार कालकोठरी में जाने पर केवल 2% से 3% अनुभव ही मिलेगा, जिससे लेवल ऊपर पहुंचने के लिए दर्जनों बार जाना पड़ेगा, जो बहुत थका देने वाला होगा। इस समय लिन मोयू को अपनी बहन लिन मोहन से ईर्ष्या हो रही थी। लिन मोहन की प्रतिभा के कारण उसकी लेवलिंग गति बहुत तेज थी, और जैसे जैसे उसका लेवल बढ़ता, उसकी प्रतिभा भी उन्नत होती जाती, जिससे उसकी लेवलिंग गति और भी तेज होती जाती। लिन मोयू का अनुमान था कि जब तक वह लेवल 70 पर पहुंचकर अपना तीसरा क्लास परिवर्तन करेगी, तब तक लिन मोहन देवत्व प्राप्त कर चुकी होगी। उसे अपनी बहन की क्षमता पर कोई संदेह नहीं था। उसकी क्षमताओं को जानते हुए उसे पूरा विश्वास था कि वह उस पर निर्धारित उच्च मानकों और अपेक्षाओं को पूरा कर सकती है। जब लिन मोयू लगन से अपनी योग्यता बढ़ा रही थी, उसी दौरान शेनशिया साम्राज्य में एक भीषण युद्ध छिड़ने वाला था। वर्षों से तैयारी कर रही मेंग एनवेन और बाय यीयुआन ने आखिरकार अपना कदम उठाया। उनका ये कदम किसी बिजली की तरह विनाशकारी था। सेना ने सबसे पहले कार्रवाई की। मेंग एनवेन शेनशिया टावर की मुख्य टुकड़ी और बाय यीयुआन के साथ किला नंबर 9 पर पहुंचे। ये किला शेनशिया साम्राज्य की रक्षा की अग्रिम पंक्ति था, जहां सबसे कुलीन सैनिक तैनात थे। यहां कोई भी 60वें स्तर से नीचे का नहीं था। 60वें स्तर का एक उच्च स्तरीय पेशेवर यहां सिर्फ एक सैनिक था, और 70वें स्तर का एक शीर्ष स्तरीय पेशेवर केवल एक टीम लीडर हो सकता था। जैसे ही वे पहुंचे, किले से एक घोर अंधेरी मीनार धीरे धीरे उठती हुई शेनशिया मीनार के सामने खड़ी हो गई। दानव हत्या मीनार और शेनशिया मीनार दोनों ही शेनशिया साम्राज्य के पौराणिक हथियार थे, जो बराबर की शक्ति रखते थे। सेना में भी गुट थे। मेंग एनवेन और बाय यीयुआन एक गुट का प्रतिनिधित्व करते थे, जबकि दूसरा समूह एक अलग गुट का प्रतिनिधित्व करता था। हालांकि वे आमतौर पर आपस में अच्छे संबंध नहीं रखते थे, लेकिन युद्धों के दौरान वे ईमानदारी से सहयोग करते थे, जिससे एक अनोखा रिश्ता बन गया था। मेंग एनवेन और बाय यीयुआन का गुट मुख्य रूप से किले संख्या 8 पर एकत्रित हुआ, जबकि किले संख्या 9 पर दूसरे गुट का वर्चस्व था। बाय यीयुआन की आवाज पूरे किले में गूंज उठी, जिनके नाम मैं पुकारूं, वे आगे आए। जैसे जैसे नाम पुकारे गए, जिनके नाम लिए गए वे कांपने लगे, उनके चेहरे पीले पड़ गए। बाय यीयुआन के पास 1 दर्जन से अधिक नामों की सूची थी, सभी उच्च पदस्थ सैन्य अधिकारी थे। चुप रहो, बाय यीयुआन, तुम यहाँ फिर से क्या कर रहे हो? किले से एक भयंकर दहाड़ आई, जिसने बाय यीयुआन की आवाज को दबा दिया। 3 भयानक आभाओं से घिरे व्यक्ति हवा में उठे और बाय यीयुआन और मेंग एनवेन को घूरने लगे। तीनों ने बैंगनी रंग का सैन्य चिन्ह धारण किया हुआ था और सभी दिव्य सेनापति थे।
एक 4 सितारा सेनापति था और बाकी 2 3 सितारा सेनापति थे, जो बाई युवान और मेंग एनवेन से थोड़े कमतर थे। बाई युवान एक 5 सितारा सेनापति थे, लेकिन वीरों के हॉल में लिन मोयू की मदद करने के बाद उन्हें चतुर्थ सितारा सेनापति बना दिया गया था। ड्रैगन वंश के ड्रैगन राजा को मारने के बाद उन्होंने अपना 5 सितारा दर्जा पुनः प्राप्त कर लिया। हालांकि दिव्य सेनापतियों के बीच उनका दर्जा समतुल्य था और किला संख्या 9 के तीनों सेनापति बाई युवान के बराबर थे। 3 सितारा जनरल और 92वें स्तर के दिव्य योद्धा वांग लिन, 3 सितारा जनरल और 92वें स्तर के दिव्य योद्धा वेई कांग और 4 सितारा जनरल और 93वें स्तर के दिव्य जादूगर जिया शिजे भी उनमें शामिल थे। वांग लिन को जियाजिंग अकादमी में मेंग एनवेन द्वारा फटकार लगाई गई थी। मेंग एनवेन की आंखें सिकुड़ गईं और उसने वांग लिन पर दुर्भावनापूर्ण निगाहें गड़ा दी, जिससे वांग लिन कांप उठा। हालांकि अपने पीछे मौजूद दानव हत्या टावर को याद करके उसने साहपूर्वक मेंग एनवेन की निगाहों का सामना किया। मेंग एनवेन मुस्कुराए, मानो कह रही हो, तुम्हारे अंदर हिम्मत है। बाई युवान ने ठंडे लहजे में कहा, इस सूची में शामिल लोग दानव पूजा समाज के सदस्य हैं। तुम बकवास कर रहे हो। जिया शिजे ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारे पास क्या सबूत है? नामजद व्यक्तियों में से कई जिया शिजे के खास लोग थे। यदि वे दानव पूजा समाज के सदस्य थे, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वह भी इसमें शामिल हो। बाई युवान ने ताना मारते हुए कहा, शिया शिजे, तुम यहाँ बहुत लंबे समय से हो, तुम्हारा दिमाग अकड़ गया है। क्या तुम भूल गए हो कि मैं क्या करती हूँ? शिया शिजे चौंक गई, उसे अचानक बाई युवान की दूसरी पहचान याद आ गई। वांग लिन और वेई कांग को भी कुछ एहसास हुआ और उनके चेहरे बदल गए। बाई युवान आमतौर पर सैन्य मामलों में दखल नहीं देते थे, वे एक निष्क्रिय प्रबंधक की तरह व्यवहार करते थे। हालांकि उनके स्तर के लोग जानते थे कि बाई युवान एक अत्यंत गुप्त सैन्य इकाई को नियंत्रित करते थे। यह इकाई सेना, साम्राज्य और यहां तक कि आम नागरिकों के बीच भी छिपी हुई थी और खुफिया जानकारी जुटाने के लिए जिम्मेदार थी। बाई युवान के पास देश का सबसे व्यापक खुफिया नेटवर्क था, जिसे दानव पूजा समाज से निपटने के लिए स्थापित किया गया था। अगर बाई युवान कहते थे कि सूची में शामिल कोई व्यक्ति समस्या पैदा कर सकता है, तो यह संभवतः सच होता था। हालांकि जिया शिजे को इस बात पर काफी हद तक यकीन था, फिर भी उसने पूछा, क्या आपके पास सबूत है? बाई युवान ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, मेरे शब्द ही सबूत हैं। अब मेरा इरादा जान से मारने का है। क्या तुम मुझे रोकोगे या पीछे हट जाओगे? बाई युवान की हत्या की मंशा उग्र हो गई, और एक 95वें स्तर के दिव्य सेनापति के रूप में उसकी शक्तिशाली आभा ने उन तीनों को अभिभूत कर दिया, जिससे उन्हें एहसास हो गया कि वे उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अचानक किला जोर से हिल उठा। किले के भीतर से बाई युवान के बराबर की आभा उत्पन्न हुई। बाई शेन, क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं है। एक बुजुर्ग की आवाज सुनाई दी। सफेद बालों वाला एक बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे ऊपर उठा और जिया शिजे के सामने खड़ा होकर बाई युवान की आभा को रोक दिया। बाई युवान दिल खोलकर हंसी और बोली, बूढ़े आदमी, आप सचमुच यहाँ हैं। मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे ये सूचना कब मिली। वृद्ध ये हाव भी 95वें स्तर के दिव्य सेनापति थे, एक 5 सितारा सेनापति, और बाई युवान के पिता की पीढ़ी के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। ये हाव ने आह भरी, मैं वर्षों से यहीं से बाहर नहीं निकला हूं। बाई युवान की आंखों में युद्ध की भावना झलक रही थी, तो क्या तुम मुझे रोक पाओगे? ये हाव ने सिर हिलाते हुए कहा, चूंकि बाई शेन ने पूरी तरह से जांच कर ली है, इसलिए कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर कोई गलती है भी, तो बाई शेन हमें स्पष्टीकरण देंगे। बाई युवान हंसते हुए बोली, तुम नियम समझते हो, सबूत बाद में मिल जाएंगे। मैं, बाई युवान, गलत लोगों को नहीं मारूंगी। ये हाव ने हाथ बढ़ाते हुए कहा, कृपया आगे बढ़ें, बाई शेन। बाई युवान किले की चोटी पर उड़ गया, उसकी आभा ने किले को घेर लिया। दिव्य सेनापति के आदेशानुसार सभी मानव योद्धा अपने हथियार निकालो। मेरे द्वारा नाम लिए गए सभी को गिरफ्तार करो। यदि वे विरोध करें, तो उन्हें मौके पर ही मार डालो। जैसे ही उसकी आवाज बंद हुई, सभी सैनिकों ने अपने हथियार निकाल लिए। इससे पहले कि बाई युवान दोबारा नाम पुकार पाता, नाम लिए गए लोगों ने भागने की कोशिश की, लेकिन वे भाग नहीं सके। सभी टेलीपोर्टेशन उपकरण निष्क्रिय कर दिए गए थे, और शेनशिया टावर ने उस जगह को बंद कर दिया था। सैनिक अंदर घुस आए और विरोध करने वालों को मार डाला।
बाय युवान की आवाज गूंजी और किले में हत्या का भाव, युद्ध की आवाजें और खून की गंध भर गई। कोई भी बच नहीं सका। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। संपर्क, सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 413। अध्याय 413। 413। तारांकन। अध्याय 413। दानव वध। मीनार का स्वामी आ रहा है। तारांकन। युद्ध की आवाजें, चीखें और विलाप लगातार गूंज रहे थे। दिव्य सेनापति के आदेश पर सभी सैनिक बिना किसी प्रश्न के आज्ञा का पालन कर रहे थे। अवज्ञा करने वाले निस्संदेह समस्या पैदा कर रहे थे। व्हाइट युवान की निगाहें किले पर पैनी थीं। किले की हजारों सैनिकों वाली सेना में बड़ी संख्या में शीर्ष स्तर के पेशेवर सैनिक शामिल थे, जिनमें से कई 80वें स्तर से भी ऊपर थे। उसने जिन सैनिकों के नाम बताए, उनमें से कुछ ही थे जिन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और विरोध करने पर कई को मौके पर ही मार दिया गया। इस दौरान मेंगनवेन चुप रही, बस तटस्थ भाव से देखती रही। ये लड़ाई 5 मिनट से भी कम समय में समाप्त हो गई। व्हाइट युवान की सूची में शामिल 18 लोगों में से 11 मौके पर ही मारे गए और 7 गंभीर रूप से घायल हो गए और आवारा कुत्तों की तरह जमीन पर पड़े रहे। उन्होंने कोई खंडन नहीं किया और श्वेत युवान ने भी इसकी अनुमति नहीं दी। उसी क्षण शेंशिया टावर से प्रकाश निकला और वे सातों व्यक्ति टावर में समाहित होकर गायब हो गए। व्हाइट युवान ने संतुष्ट होकर भीड़ पर नजर डाली और कहा, शाबाश। याद रखना, सैनिकों के रूप में सैन्य कमान सर्वोपरि है। सभी सैनिकों ने एक स्वर में कहा, दिव्य सेनापति के आदेश का पालन करते हुए। फिर व्हाइट युवान ने ये हाव की ओर मुड़कर कहा, बूढ़े, मुझे एक और बात कहनी है। साम्राज्य की सेना कोई निजी बल नहीं है। इसका अस्तित्व बाहरी खतरों से निपटने के लिए है, न कि व्यक्तिगत एजेंडों में लिप्त होने के लिए। ये हाव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल। आपने उनकी प्रतिक्रिया देखी ही होगी। सैन्य आदेश अटल होते हैं और दिव्य सेनापति का आदेश निर्विवाद होता है। इसी प्रकार मुझे आशा है कि किला संख्या 8 में तैनात बल भी इसी सिद्धांत का पालन करेंगे। व्हाइट युवान दिल खोलकर हंसी, बिल्कुल। मैं अब वहीं जा रही हूँ। बूढ़े, क्या आप भी मेरे साथ आना चाहेंगे और खुद देखना चाहेंगे? ये हाव ने मना करते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं। मुझे आपकी बात पर भरोसा है। इसलिए मैं अब चलता हूँ। सबूत बाद में पेश किए जाएंगे। किला नंबर 9 पर हुई कार्रवाई तो बस शुरुआत थी, महज एक झलक। 18 लोग तो पूरी सूची का एक छोटा सा हिस्सा थे। कार्रवाई करने का निर्णय पूरी तरह से कार्रवाई करने पर आधारित था। व्हाइट युवान और मेंगनवेन दोनों को पता था कि दानव पूजा समाज के और भी सदस्य किले संख्या 9 के भीतर छिपे हुए हैं, जिनका अभी तक पता नहीं चला है। हालांकि व्हाइट युवान का मानना था कि आगे कोई भी गतिविधि उन्हें बेनकाब कर देगी। इस अभियान का उद्देश्य दानव पूजा समाज को पूरी तरह से नष्ट करना नहीं था, बल्कि उसे इतना कमजोर करना था कि निकट भविष्य में कोई भी महत्वपूर्ण कार्रवाई न हो सके। या फिर इससे समाज की ओर से एक हताश जवाबी हमला भड़क सकता है, जिससे साम्राज्य के भीतर अराजकता फैल सकती है। व्हाइट युवान और मेंगनवेन ऐसी किसी भी स्थिति के लिए तैयार थी। उन्हें विश्वास था कि किसी भी गड़बड़ी को संभाला जा सकता है। दरअसल मेंगनवेन ने इस संभावना का स्वागत किया, क्योंकि इससे उन गहरे छिपे हुए रहस्यों का खुलासा हो सकता था। जब वे जाने की तैयारी कर रहे थे, तो मेंगनवेन ने दानव हत्या टॉवर पर एक नजर डाली और अनायास ही टिप्पणी की, तो दानव हत्या टॉवर में अभी भी कोई गुरु नहीं है। इस टिप्पणी से ये हाव, शिया शिजे और अन्य लोग स्पष्ट रूप से परेशान हो गए। आमतौर पर हंसमुख रहने वाले ये हाव की मुस्कान गायब हो गई। मेंगनवेन द्वारा शेंशिया टावर पर जबरदस्ती कब्जा करने की घटना की याद अभी भी ताजा थी, जिससे उनमें बेचैनी पैदा हो गई थी। ये हाव ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मेंगनवेन ने बस इतना कहा, बस एक सुझाव। दानव वध टावर की अच्छी तरह से रक्षा करना। इसका स्वामी जल्द ही आने वाला है। इसके बाद एक टेलीपोर्टेशन सरणी प्रकट हुई, जिसने मेंगनवेन और व्हाइट युवान को तुरंत दूर कर दिया। बाकी बचे लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। वहीं जिया शिजे ने अपनी मुट्ठियां भींचते हुए पूछा, उसका मतलब क्या था? वांग लिन को अचानक एहसास हुआ और वह चिल्लाई, क्या वह लिन मुयू का जिक्र कर रहा है? लिन मुयू कौन है? सांसारिक मामलों से खुद को दूर रखने के कारण ये हाव इस नाम से अपरिचित था।
वांग लिन ने लिन मुयू की उपलब्धियों के बारे में उसे संक्षेप में बताया, जिससे ये हाव प्रभावित हुआ और बोला, ये सोचकर आश्चर्य होता है कि हमारी जाति में ऐसा विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति है। यदि वह देवत्व प्राप्त कर लेता है और दानव वध टावर का स्वामी बन जाता है, तो यह आश्चर्य की बात नहीं होगी। शिया शिजे ने तुरंत पूछा, तो फिर महोदय हमें क्या करना चाहिए? ये हाव मुस्कुराया, अगर वह सक्षम है तो मैं खुशी खुशी पीछे हट जाऊंगा। याद रखो, हमारे आंतरिक संघर्ष हमारी जाति की भलाई के लिए है। हमें नए लोगों और प्रतिभाओं की जरूरत है। उन्हें दबाना एक बात है, लेकिन हमें उनकी क्षमता को कभी खत्म नहीं करना चाहिए। समझे? तीनों ने सिर हिलाकर कहा, हम समझ गए। जब वाइट युवान और मिंग एनवेन किले संख्या 8 पर पहुंचे, तो वाइट युवान ने पूछा, बुरे मिंग, क्या आप दानव वध टॉवर के लिए लिन मोयू का सुझाव दे रहे थे? मिंग एनवेन ने बस इतना ही जवाब दिया, कोई आपत्ति है? वाइट युवान ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं बस इस कठिनाई पर विचार कर रहा हूं। मुयू पर भरोसा रखो, मिंग एनवेन ने कहा, और बस इतना ही कहना काफी था। बिना किसी और चर्चा के, वाइट युवान किले संख्या 8 पर टूट पड़ा। जल्लाद की तलवार एक बार फिर चलाने के लिए तैयार। किले संख्या 9 पर हुई सफाई तो बस शुरुआत थी, असली तमाशा तो अभी बाकी था। वाइट युवान ने अपने कृत्यों को छिपाने का कोई प्रयास नहीं किया। यदि कोई गड़बड़ी पैदा करने की उम्मीद में इस बात को फैलाने का प्रयास करता, तो वह केवल खुद को ही उजागर कर रहा होता। उनकी खुफिया टीम हाई अलर्ट पर थी और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ने के लिए तैयार थी। इसी दौरान साम्राज्य के भीतर एक व्यापक सफाई अभियान शुरू हुआ। सैन्य बल मोर्चे से लौट आए और वाइट युवान और मिंग एनवेन के सहयोगी लामबंद हो गए। साम्राज्य में उथल पुथल मची हुई थी, जिसमें स्थानीय अधिकारियों से लेकर विभिन्न परिवारों के सदस्यों तक अनगिनत लोग सम्मिलित थे। संलिप्तता का दायरा व्यापक था, लेकिन प्रत्येक के खिलाफ पर्याप्त सबूतों के साथ संदेह की कोई गुंजाइश नहीं थी। वाइट युवान का वचन ही कानून था और उनकी ईमानदारी पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता था। किले संख्या 8 में सफाई अभियान तेजी से चलाया गया, जिसके बाद अन्य किलों की ओर सैन्य अभियान शुरू किया गया। वाइट युवान के दिव्य आदेश के मार्गदर्शन में प्रतिरोध करना व्यर्थ था। हैचेन का प्रसिद्ध और प्रभावशाली झोउ परिवार अचानक घेराबंदी में घिर गया। परिवार के मुखिया झोउ किंगटिन, जो एक शक्तिशाली व्यक्तित्व और ये हाव के समकालीन थे, सेना की अचानक आक्रामकता से स्तब्ध रह गए। अपनी अपार शक्ति के बावजूद झोउ किंगटिन ने स्थिति की गंभीरता को भांप लिया था। इतनी बड़ी विशिष्ट सेना की तैनाती किसी अत्यंत महत्वपूर्ण मामले का संकेत थी। सेना का सामना करते हुए झोउ किंगटिन ने स्पष्टीकरण की मांग की, लेकिन तभी उनका सामना निंग तायान से हुआ, जो एक अन्य देव स्तरीय प्राणी था, जिसने उनके परिवार के खिलाफ दोषी ठहराने वाले सबूत पेश किए। अपने वंश में हुए विश्वासघात से स्तब्ध और क्रोधित होकर झोउ किंगटिन ने व्यक्तिगत रूप से स्थिति को सुधारने और न्याय सुनिश्चित करने की कसम खाई। निंग तायान ने राक्षसी शक्तियों के खिलाफ मानवता की लड़ाई में झोउ किंगतियान के अतीत के योगदान का सम्मान करते हुए उन्हें इस मुद्दे को आंतरिक रूप से संबोधित करने का अवसर दिया, जो एक सम्मानित बुजुर्ग के प्रति सद्भावना का प्रतीक था। साम्राज्य में उथल पुथल मची हुई थी, दानव पूजा समाज का प्रभाव स्पष्ट रूप से सामने आ चुका था। फिर भी इस अराजकता के बीच एक शुद्धिकरण का भाव था, भ्रष्टाचार का एक ऐसा शुद्धिकरण जो अंततः राज्य को मजबूत करेगा। जैसे जैसे तूफान बढ़ता गया, लिन मुयू की आकृति एक उज्जवल भविष्य की आशा और संभावना की किरण के रूप में उभरकर सामने आई। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर सी 414 अध्याय 414 414 तारांकन अध्याय 414 देखते हैं कि क्या मैं दानव राजा का वध कर सकता हूं। तारांकन झोउ परिवार जैसी ही घटनाएं पूरे साम्राज्य में घटित हो रही थी। जब बाय युवान और मिंग एनवेन ने कार्रवाई करने का फैसला किया, तो उन्होंने ऐसा तूफान की तरह किया। अब जाकर कई लोगों को बाय युवान और मिंग एनवेन की शक्ति की विशालता का एहसास हुआ। उनकी व्यक्तिगत ताकत ही नहीं, बल्कि उनके सहयोगियों और अधीनस्थों का विशाल नेटवर्क भी भयावह था। साम्राज्य के प्रसिद्ध जादूगर वंश निंग परिवार में निंग तायान थे, जो बाय युवान की तरह ही शीर्ष स्तर के 95वें दर्जे के शक्तिशाली जादूगर थे। इसी प्रकार सम्मन वंश के लिए प्रसिद्ध मो परिवार में मो शिंगहाई थे, जो भी 94वें स्तर के शक्तिशाली जादूगर थे।
फैंग परिवार, जो लंबे समय से किला संख्या 8 में तैनात था, और सू परिवार, जो अपने पवित्र प्रकाश जादूगरों के लिए प्रसिद्ध था, भी इसमें शामिल थे। ये परिवार, जो आमतौर पर निष्क्रिय रहते थे, अब एक साथ सक्रिय हो गए, जिससे पूरे साम्राज्य और यहां तक कि दुनिया में भी भय फैल गया। बाय युवान की सूची के बाद एक कई शक्तिशाली योद्धा सामने आए और थोड़े ही समय में उन्होंने दानव पूजा समाज को लगभग पनगु बना दिया। जब तक दानव पूजा संस्था ने प्रतिक्रिया दी, तब तक वे पहले ही काफी संख्या में सदस्यों को खो चुके थे, जिससे वर्षों के प्रयास व्यर्थ हो गए। बाय युवान के कार्यों से एक स्पष्ट संदेश मिला, वो उनके अस्तित्व से पूरी तरह अवगत था। इस घटना ने लोगों को दानव पूजा समाज की गहरी घुसपैठ का भी एहसास कराया। उनके सदस्य सेना, शाही परिवार, प्रमुख परिवारों और यहां तक कि उच्च स्तरीय अकादमियों और स्थानीय अधिकारियों में भी मौजूद थे। दानव पूजा संस्था ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी, जिससे पूरे साम्राज्य में अराजकता फैल गई। उनके कुछ सदस्य महत्वपूर्ण पदों पर आसीन थे और उन्होंने प्रतिरोध करने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। बाय युवान का जवाब सीधा था, मार डालो। अराजकता की आशंका तो थी, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। कुछ ही दिनों में इसे दबा दिया जाएगा। लिन मोयू बाहरी घटनाओं से अनभिज्ञ था, क्योंकि वह पिछले 2 दिनों से कालकोठरी में अपना स्तर बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। महज 2 दिनों में ही उसने अपना स्तर 45 से बढ़ाकर 48 कर लिया था। 2 दिनों में 3 लेवल हासिल करना आश्चर्यजनक था। ये सब बीस्ट गॉड पठार कालकोठरी की बदौलत संभव हुआ। ये तीव्र गति से लेवल बढ़ने का सिलसिला 50वें लेवल तक जारी रहा, जिसके बाद बड़े कालकोठरियों की कमी के कारण गति धीमी हो गई। बाय युवान के शुद्धिकरण के तीसरे दिन कालकोठरी के हॉल में स्थित एक टेलीपोर्टेशन सरणी रोशन हो उठी और दर्जनों लोग प्रकट हुए। वे चुआंगशेन, चुआंगशी और यानहुआंग सहित विभिन्न शीर्ष अकादमियों के छात्र थे। उनकी उपस्थिति और उनके द्वारा प्रदर्शित हत्या के इरादे ने सबका ध्यान आकर्षित किया। अजीब बात है, ऐसी टीम क्यों बनाई गई है? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे उनमें जान से मारने का इरादा महसूस हो रहा है। यह अजीब सा लगता है, जैसे उनकी आभा में कुछ गड़बड़ है। तहखाने में मौजूद छात्र हैरान थे। कई अकादमियों की टीमों को देखना असामान्य नहीं था, लेकिन विभिन्न अकादमियों के 30 से अधिक छात्रों का समूह अभूतपूर्व था। हत्या के इरादे से भरे ये लोग सीधे बीस्ट गॉड पठार कालकोठरी के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गए। क्या लिन मोयू अंदर है? की पुष्टि की। चलो चलें। संक्षिप्त बातचीत के बाद उन्होंने कई काले पत्थर निकाले, जो काले प्रकाश में परिवर्तित होकर कालकोठरी में प्रवेश कर गए। वे भी उनके पीछे पीछे कालकोठरी में प्रवेश कर गए। कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए अन्य छात्रों ने हैरानी से कहा, ये पत्थर तो रसातल दानव पत्थर हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि उनकी आभा विचित्र लग रही थी। यह अगाध राक्षसों की आभा है। वे दानव पूजा समाज के सदस्य हैं, जो जनरल लिन को निशाना बना रहे हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि दानव पूजा संस्था ने हमारी अकादमी में घुसपैठ कर ली है। ये गंभीर मामला है, प्रशिक्षकों को तुरंत सूचित करें। छात्रों ने अपने प्रशिक्षकों को चेतावनी भेजी, जिससे अकादमी में हलचल मच गई। प्रशिक्षक कालकोठरी की ओर दौड़े, लेकिन उन्हें वह बंद मिली। लिन मोयू और अगाध राक्षसों से जुड़ी स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए प्रशिक्षक घबरा गए। एक प्रशिक्षक ने उन्मादी हंसी हंसते हुए कई दानव पत्थरों को सक्रिय कर दिया, जिससे कालकोठरी के हॉल को घेरने वाला एक विशाल अवरोध उत्पन्न हो गया। अगाध ज्वालाएं भड़क उठी, और ज्वालाओं में एक दानव राजा की छाया प्रकट हुई। अकादमी में छिपी हुई शक्तिशाली प्रतिभाएं जागृत हो उठी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी अकादमी में आने की? राक्षसों, तू मौत को दावत दे रहा है। क्या तुम्हें पता है तुम कहां हो? तुम यहां से जिंदा नहीं निकल पाओगे। भयंकर गर्जना के बीच शक्तिशाली आकृतियां आकाश में उड़ गईं। अकादमी के बाहर एक अवरोध प्रकट हुआ और आकाश में अगाध ज्वालाएं जल उठी, साथ ही दानव राजा की हंसी भी गूंज उठी। शेनशिया साम्राज्य की अन्य उच्च स्तरीय अकादमियों में भी ऐसे ही दृश्य देखने को मिले। दानव पूजा समाज पागल हो गया था और उसने पूर्ण पैमाने पर जवाबी हमला छेड़ दिया था, ठीक वैसे ही जैसे मिंग अनवेन ने भविष्यवाणी की थी। बीस्ट गॉड पठार कालकोठरी में लिन मोयू अभी अभी दाखिल हुआ था। उसकी मरे हुए सैनिकों की सेना हमेशा की तरह राक्षसों को खींच रही थी कि तभी अचानक कालकोठरी हिल उठी और चमकीला पठार अंधेरा हो गया। काला कोहरा छा गया और आकाश में हरी लपटें उठने लगी। अगाध ज्वालाएं,
लिन मोयू ने अपनी मृत सेना को वापस बुला लिया और अब काले और हरे रंग के आकाश की ओर देखा। पलक झपकते ही अगाध ज्वालाएं पूरे कालकोठरी में फैल गईं। कालकोठरी में अगाध ज्वालाएं कैसे हो सकती हैं? क्या कालकोठरी के हॉल में कुछ हुआ है? लिन मोयू ने कालकोठरी से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। कालकोठरी से बाहर निकलने की अनुमति देने वाला सुरक्षा तंत्र निष्क्रिय था, और उसका टेलीपोर्टेशन पत्थर भी बेअसर था। एकमात्र कार्यशील टेलीपोर्टेशन पत्थर रसातल की ओर जाने वाला था, जिसे सील नहीं किया जा सकता था। स्थिति को भांपते हुए लिन मोयू ने देखा कि छात्रों का एक समूह कालकोठरी में प्रवेश कर रहा है, जिनमें हत्या का भाव व्याप्त था। उन्होंने रणनीतिक रूप से अपनी स्थिति बनाई, प्रत्येक के हाथ में एक काला दानव पत्थर था, और उन्होंने पल भर में एक विशाल आक्रमण रेखा बना ली। उस सरनी ने अगाध ज्वालाओं का आह्वान किया, और छात्रों ने मंत्रोच्चार किया, मेरे शरीर को जला दो, मेरी आत्मा का बलिदान करो, दानव राजा को बुलाओ। जैसे जैसे वे मंत्रोच्चार करते गए, लपटें तेज होती गईं और छात्र उनमें समाते चले गए, उनके चेहरे पागलपन से भर गए। ये लपटें आकाश में व्याप्त अगाध ज्वालाओं से जुड़ गईं, जिससे कालकोठरी एक अगाध दुनिया में परिवर्तित हो गई। लिन मोयू ने ज्वालाओं की गर्जना सुनी और ज्वाला दानव राजा की आंखों को पहचान लिया। अगाध ज्वालाएं और भी भयंकर हो गईं, मानो पूरी दुनिया को जला देने की धमकी दे रही हो। दानव पूजा समाज की उसे जान से मारने की योजना को भांपते हुए लिन मोयू को पता चल गया कि उसे ज्वाला दानव राजा का अकेले ही सामना करना होगा। दृढ़ निश्चय के साथ उसने युद्ध की तैयारी की, और उसकी मारक क्षमता बढ़ती चली गई। देखते हैं कि क्या मैं दानव राजा को मार सकता हूं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 415। अध्याय 415। 415। अध्याय 415। दानव राजा का कोई मुकाबला नहीं। दानव पूजा समाज की ओर से जवाबी हमला पूरी ताकत से शुरू हो गया। ऐसा लग रहा था मानो वे बाय युवान के खिलाफ पूरी ताकत से उतरना चाहते हो। उन्होंने पाताल लोक से राक्षसों को बुलाया और उन्हें अपने सदस्यों के साथ मिलाकर प्रमुख अकादमियों पर हमले शुरू किए। विभिन्न अकादमियों की प्रशिक्षक टीमों के भीतर दानव पूजा समाज के सदस्यों का पता चला, जिससे पता चलता है कि वे समय के साथ कितनी गहराई तक घुसपैठ कर चुके थे। हालांकि ये अकादमियां केवल मिट्टी की बनी हुई नहीं थीं। इनके भीतर से ही शक्तिशाली हस्तियां उभरती थीं, जैसे कि शियाजिंग और झेंडियन जैसी प्रतिष्ठित अकादमियों में दिव्य स्तर के विशेषज्ञ मौजूद थे। जिन अकादमियों में दिव्य स्तर के विशेषज्ञ नहीं थे, वहां भी 85वें स्तर या उससे ऊपर के शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ मौजूद थे, और यहां तक कि कुछ झूठे देवता भी प्रकट हुए। दानव पूजा समाज की कार्रवाइयों ने पूरी दुनिया को शेंशिया साम्राज्य की वास्तविक शक्ति का साक्षी बनने का अवसर दिया। मूल रूप से सार्वजनिक रूप से ज्ञात दिव्य स्तर के विशेषज्ञों की संख्या केवल लगभग 10 थी। लेकिन अब ये पता चला कि ऐसे 20 से अधिक विशेषज्ञ छिपे हुए थे। जिन देशों ने पहले इसे महज तमाशा देखने का मौका समझा था, अब उनमें डर और हैरानी का भाव पैदा हो गया था। कौन जानता था कि शेंशिया साम्राज्य के भीतर कहीं और भी शक्तिशाली विशेषज्ञ छिपे हों। वे जिस स्थिति को देख रहे थे, वह शायद महज ऊपरी दिखावा ही थी। बीस्ट गॉड पठार कालकोठरी के अंदर ज्वाला दानव राजा अथाह ज्वालाओं से प्रकट हुआ। लिन मोयू ने अंततः ज्वाला दानव राजा का असली रूप देखा। यह 3 मीटर से अधिक व्यास वाला एक गोलाकार दानव राक्षस था। इसकी आंखें इसके शरीर के 70% से अधिक हिस्से को घेरे हुए थीं, और इसमें कोई नाक या मुंह दिखाई नहीं दे रहा था। उसका शरीर टेंटिकल्स से ढका हुआ था, जिनमें से कुछ विशेष रूप से मोटे थे जो उसके अंगों जैसे प्रतीत होते थे। उसके पूरे शरीर पर भयंकर ज्वालाएं जल रही थीं, जिससे तापमान बढ़ रहा था और वह जहां भी जाता था, अंतरिक्ष विकृत हो रहा था। इसलिए मैंने पहले सिर्फ इसकी आंख ही देखी थी, यह असल में ऐसी दिखती है। लिन मोयू ने अतीत में केवल ज्वाला दानव राजा की आंख देखी थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि इसका रूप इतना विचित्र होगा। ज्वाला दानव राजा के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, लेकिन उसकी प्रचंड ज्वालाओं ने उसके मनोदशा को प्रदर्शित किया। हे, लिन मोयू, तुम इस बार बच नहीं सकती। ज्वाला दानव राजा ने व्यंग्यात्मक हंसी हंसी, मानो उसने लिन मोयू को पहले ही निगल लिया हो। लिन मोयू ने ज्वाला दानव राजा की ओर घूरते हुए उसकी आभा को महसूस किया। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है।
क्षय के क्षेत्र में दिव्य स्तर के प्राणियों का सामना कर चुके व्यक्ति के रूप में वह बता सकता था कि यह ज्वाला दानव राजा वास्तविक होने के बावजूद उतना शक्तिशाली नहीं प्रतीत होता था जितना उसने कल्पना की थी। यह उस दानव राजा के अवतार से अधिक शक्तिशाली था जिसे उसने पहले मारा था, लेकिन मिनोटोर के असली दानव राजा से कमजोर था जिसका उसने सामना किया था। इसकी ताकत कहीं बीच में ही निहित थी। बाय युवान के अनुसार मिनोटोर के दानव राजा को दानव राजाओं में सबसे कमजोर माना जाता था। सोच विचार करने के बाद लिन मुयू को कारण समझ में आ गया। तुम थोड़े कमजोर लग रहे हो। क्या ये बलिदान शक्ति की कमी के कारण है या कालकोठरी के नियमों की पाबंदियों के कारण? आपने जानबूझकर कालकोठरी के नियमों को बदलने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगता है कि आप उन्हें पूरी तरह से नहीं बदल सके। कालकोठरियों को नियंत्रित करने वाले नियम थे जो अत्यधिक शक्तिशाली प्राणियों को प्रवेश करने से रोकते थे। ज्वाला दानव राजा ने विशेष विधियों का उपयोग करके अस्थायी रूप से इन नियमों को दरकिनार कर प्रवेश प्राप्त कर लिया था। हालांकि वह नियमों को पूरी तरह से ध्वस्त नहीं कर सका, क्योंकि उन पर अभी भी प्रतिबंध लागू थे। ज्वाला दानव राजा ने व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए कहा, तुम्हारी इंद्रियां तो वाकई तेज हैं, तभी तुमने यह बात समझ ली। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं अपनी पूरी शक्ति का सिर्फ 10वां हिस्सा भी इस्तेमाल कर पाऊं, तो भी वह तुम्हें मारने के लिए काफी है। लिन मुयू ने अपने आसपास का जायजा लिया। अगाध ज्वालाओं के प्रभाव में कालकोठरी के कई राक्षसों में उत्परिवर्तन हो गया था। वे पहले से अधिक शक्तिशाली और बढ़ी हुई जीवन शक्ति वाले हो गए थे। चुपचाप उसने कई जासूसी मंत्रों का प्रयोग किया। संक्षिप्तता के लिए उत्परिवर्तित राक्षसों के विवरण को छोड़ दिया गया है। यह देखकर लिन मुयू ने अपनी योजना बनाई। वह जानता था कि ज्वाला दानव राजा को हराने के लिए उसके पास दो मुख्य कौशल हैं जिन पर वह भरोसा कर सकता है: शव विस्फोट और सुदृढ़ीकरण। आखिरकार उसका सामना एक दानव राजा से था। उसे बिना प्रतिक्रिया का मौका दिए एक ही वार में उसे मार गिराना था। क्षय के क्षेत्र में दिव्य स्तर के प्राणियों से लड़ने के अपने अनुभव के आधार पर वह सुदृढ़ीकरण के प्रभाव में रहते हुए कुछ समय के लिए उनकी शक्ति का सामना कर सकता था। अब जबकि ज्वाला दानव राजा की शक्ति सीमित कर दी गई है, तो यह उन प्राणियों की तुलना में कमजोर होनी चाहिए जिनका उसने सामना किया था। इसलिए अनुकूल परिस्थितियों में लिन मुयू का मानना था कि उसके पास एक दानव राजा को मारने का अविश्वसनीय कारनामा करने का मौका है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसका डोमेन क्रिस्टल तेजी से घूमने लगा, जिससे घातक इरादे की आभा निकलने लगी। लेकिन ज्वाला दानव राजा थोड़ा अचंभित रह गया। लेकिन क्या? लिन मुयू मुस्कुराए। अगर यह कहीं और होता तो आपकी बात सच हो सकती थी, लेकिन यहाँ। एक पल में लिन मुयू के बिजली के पंख फैल गए और वह बिजली की तरह कालकोठरी की गहराई की ओर तेजी से बढ़ा। उसने ज्वाला दानव राजा को यह नहीं बताया कि इस जगह पर हर जगह ऐसे राक्षस मौजूद थे जो उसके हथियारों के रूप में काम कर सकते थे। भागने की कोशिश कर रहे हो? सपने देखते रहो। ज्वाला दानव राजा ने उसका पीछा किया। उसकी गति लिन मुयू की गति से कुछ ही कम थी। ज्वाला दानव राजा जोर से हंसा। इस कालकोठरी से तुम्हारे लिए कोई बच निकलने का रास्ता नहीं है। बस मुझे तुम्हें मारने दो। मैं वादा करता हूं कि तुम्हें तब तक जलाऊंगा जब तक राख भी न बचे। जैसे ही उसने बात की, मृत्यु ऊर्जा की किरणें लिन मुयू की ओर बढ़ी। लिन मुयू ने उन मृत्यु किरणों से बचने के लिए हवा में ही लगातार अपनी दिशा बदली। पहले उसके पास इन घातक किरणों से बचने का कोई मौका नहीं था, लेकिन अब अपनी बढ़ी हुई क्षमताओं, व्यापक युद्ध अनुभव और बिजली के पंखों से मिली अविश्वसनीय गति के कारण वह हमलों के बीच से आसानी से निकल सकता था। ज्वाला दानव राजा लगातार लिन मुयू का पीछा करता रहा और पागलों की तरह हंसता रहा। संघर्ष करने की कोशिश मत करो, तुम बच नहीं पाओगे। भागना। लिन मुयू का भागने का कोई इरादा नहीं था। पलक झपकते ही वह पठार 3 के ऊपर के हवाई क्षेत्र में पहुंच गया था। यह वह पठार था जहां चारों पठारों में राक्षसों की सबसे अधिक संख्या थी। उड़ते समय ही लिन मुयू की मरे हुए लोगों की सेना ने चुपचाप राक्षसों को खींचना और उन्हें इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। लिन मुयू के मन में अपनी योजना स्पष्ट थी। वह ज्वाला दानव राजा को मारने के लिए दो कौशलों पर निर्भर रहने का इरादा रखता था: शव विस्फोट और सुदृढ़ीकरण। उसने अपनी गति थोड़ी धीमी कर दी, जिससे ज्वाला दानव राजा को धीरे धीरे उसके पास आने का मौका मिल गया। यह देखकर वह जोर से हंसा। क्या हुआ? अब उड़ नहीं सकते? आपके स्तर पर उड़ान कौशल का उपयोग कर पाना ही अपने आप में काफी आश्चर्यजनक है।
लेकिन आप कब तक उड़ते रह सकते हैं? कौशलों का हमेशा एक कूलडाउन होता है। लिन मोयू चुप रहा। नीचे उसके कंकाल योद्धाओं ने चुपके से कुछ राक्षसों को मार डाला था। इसी क्षण लिन मोयू ने भी अपने लाइटनिंग विंग्स को निष्क्रिय कर दिया और अपने चेहरे पर आश्चर्य का भाव लिए नीचे की ओर गिरने लगा, मानो उसकी इस कला की समय सीमा समाप्त हो गई हो और वह गिरने के लिए विवश हो गया हो। ज्वाला दानव राजा को जरा भी शक नहीं हुआ और वह तुरंत उसके पीछे झपटा। दरअसल वह और भी तेज गति से आगे बढ़ा और लिन मोयू के उतरते ही वह जमीन पर जा गिरा। धमाका। इस धमाके से धरती हिल उठी और चारों ओर आग की लपटें फैल गईं। आसपास के राक्षस उड़ गए, यहां तक कि लिन मोयू द्वारा तैयार किए गए शव भी सैकड़ों मीटर दूर जा गिरे। लिन मोयू के शरीर पर सफेद रोशनी चमक उठी क्योंकि उसके अस्थि कवच ने लपटों को रोक दिया और फिर वह चकनाचूर हो गया। उसके शरीर से भारी मात्रा में क्षति उसके मरे हुए सैनिकों की सेना में फैल गई, जिससे कंकाल घायल हो गए, जबकि लिच जनरल ने उन्हें तुरंत ठीक कर दिया। अपनी सीमित शक्तियों के बावजूद ज्वाला दानव राजा वास्तव में एक दानव राजा था, जो मनुष्यों में दिव्य स्तर के विशेषज्ञ के बराबर था। उसके हमले अत्यंत शक्तिशाली थे। ज्वाला दानव राजा जोर से हंसा। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? लाश विस्फोटों का इस्तेमाल मेरे खिलाफ करने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुम्हें यह मौका नहीं दूंगा। लिन मोयू ने मन ही मन आह भरी। लगता है दानव राजा भी मूर्ख नहीं होते। लेकिन संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 416। अध्याय 416। 416। तारांकन अध्याय 416। सब कुछ तैयार है, नरसंहार शुरू करो। तारांकन। तारांकन मानव जाति के ग्रंथों में पाताल लोक के दानव अपनी धूर्तता और छल के लिए जाने जाते हैं। लिन मोयू का मानना था कि हर दानव ऐसा नहीं होता, लेकिन उनमें से कोई भी मूर्ख नहीं होता। राक्षस पाताल लोक के शासक हैं, यदि वे मूर्ख होते तो वे अपने क्षेत्रों का प्रबंधन कैसे कर पाते? इसलिए लिन मोयू ने कभी भी किसी दानव को कम नहीं आंका। जब ज्वाला दानव राजा ने उसकी साजिश को भांप लिया और वहां जमा हुए राक्षसों को लाशों के साथ उड़ा दिया, तो लिन मोयू को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। इसके विपरीत यह उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप था। तारांकन कौशल, बुढ़ापे का अभिशाप। तारांकन। तारांकन। तारांकन कौशल, आत्मा ज्वाला। तारांकन। तारांकन। साथ ही दो कौशल सक्रिय हो गए। एक लाल बत्ती चमकी और ज्वाला दानव राजा के सिर के ऊपर हथकड़ियों से जकड़ी एक छोटी तलवार प्रकट हुई। इसके तुरंत बाद आत्मा की ज्वाला नीचे उतरी, जिससे ज्वाला दानव राजा ने एक तीखी चीख निकाली। इसने पहले भी आत्मा की ज्वाला का दर्द चखा था, एक ऐसा दर्द जो इसकी यादों में अभी भी ताजा था। उस समय लिन मोयू के प्रति उसकी नफरत उस मुकाम पर पहुंच चुकी थी जहां से लौटना असंभव था। लेकिन उस समय लिन मोयू का स्तर 30 भी नहीं था। अब लिन मोयू के गुण काफी बढ़ गए हैं और उसके कौशल स्तर में बहुत सुधार हुआ है। आत्मा के अभिशाप से होने वाला नुकसान और भी भयावह था और दर्द दुगुना हो गया था। ज्वाला दानव राजा ने अपनी चीखों में अपनी घृणा प्रकट की और मृत्यु किरण हिंसक रूप से फूट पड़ी, जबकि लपटें पूरे भूभाग पर फैल गईं। अब श्राप के प्रभाव में उसकी चाल बहुत धीमी हो गई थी। जैसे ही डेथ रे आप पर पड़ने वाली थी, लिन मोयू ने तुरंत एक तरफ हटकर खुद को बचा लिया। मृत्यु किरण उसके पास से गुजरी, जिससे उसका अस्थि कवच एक बार फिर चकनाचूर हो गया और मरे हुए सैनिकों की सेना को भी नुकसान पहुंचा। लिन मोयू ने एक साथ जवाबी हमला किया और आत्मा की ज्वालाएं एक के बाद एक ज्वाला दानव राजा पर गिरी, जिससे वह लगातार चीखने लगा। यहां तक कि एक अगाध दानव भी इस अभिशाप के प्रभावों से पूरी तरह बच नहीं सका। हालांकि इसमें अभिशाप को तोड़ने की क्षमता थी, लेकिन इसके लिए कुछ समय चाहिए था। शाप को तोड़ने के लिए समय बहुत कम था, ज्यादा से ज्यादा आधा सेकंड। लिन मोयू को जितना हो सके उतना विलंब करना था, ताकि शाप की अवधि को बढ़ाया जा सके, भले ही वह केवल आधा सेकंड के लिए ही क्यों न हो। आत्मा ज्वाला ने इस उद्देश्य की पूर्ति की, जिससे ज्वाला दानव राजा को अभिशाप तोड़ने से रोका जा सके। ज्वाला दानव राजा पागल हो गया और उसके शरीर पर हजारों जटिल आंखें प्रकट हो गईं। घनी आबादी वाली उन जटिल आंखों को देखकर लिन मोयू का दिल कांप गया। ये बहुत ही डरावना था। प्रत्येक आंख से मृत्यु किरण निकली, जिसने आकाश और पृथ्वी को ढक लिया। धत्तेरी की, इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था, वह केवल इसे सहन कर सकता था। अस्थि कवच बहुत पहले ही टुकड़ों में बिखर चुका था और उसे फिर से बनाने का समय नहीं था।
चकमा देते हुए लिन मोयू ने आत्मा ज्वाला का पूरा उपयोग किया, ज्वाला दानव राजा को अभिशाप तोड़ने का मौका नहीं दिया, और उसे अस्थि कवच की परवाह भी नहीं थी। अरे, तुम वाकई मजबूत हो गए हो। लेकिन आप कब तक टिके रह सकते हैं? क्या तुम इंसानों के पास बिल्ली द्वारा चूहे को पकड़ने की कोई कहानी नहीं है? मुझे लगता है कि यह काफी हद तक मिलती जुलती है। ज्वाला दानव राजा लगातार हमला करते हुए हंसा। लिन मोयू ने मृत्यु किरणों के हमले से बचते हुए खुद को बचाया, और कुछ शर्मिंदा सी दिख रही थी। सौभाग्य से अब वह 48वें स्तर पर था, जो ज्वाला दानव राजा से पिछली बार सामना होने के समय की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था। अपने पैतृक भूमि की यात्रा के बाद उनके शरीर का आकार काफी बढ़ गया था, और उनकी रक्षात्मक क्षमता में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ था। इस समय तक वह पहले ही मरे हुओं की सेना का सदस्य बन चुका था। कंकालों की कुल संख्या 23,520 तक पहुंच गई थी। साथ ही संबंध स्थान में 840 अतिरिक्त कंकाल और मजबूत काया और जीवन शक्ति वाले 28 लिच जनरल भी थे। इन खूबियों के साथ लिन मोयू पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई थी। जब तक उसे लंबे समय तक ज्वाला दानव राजा की मुख्य आंख से चोट नहीं लगती, तब तक वह इसे पूरी तरह से सहन कर सकता था। बचने की कोशिश करते हुए भी उसकी योजना पहले से ही तैयार थी। हजारों कंकालनुमा योद्धा घाटी की तलहटी से ऊपर चढ़ आए, हर एक अपने साथ एक लाश लिए हुए था। घाटी की तलहटी में मौजूद राक्षसों को मरे हुओं की सेना ने खदेड़ दिया था। ऊपरी तौर पर देखने पर लिन मोयू केवल तीसरे पठार पर राक्षसों को बाहर निकाल रहा था, लेकिन वास्तव में बड़ी संख्या में मरे हुए लोगों की सेनाएं गुप्त रूप से घाटी के तल में प्रवेश कर चुकी थी, ताकि राक्षसों को साफ किया जा सके और लाशों का ढेर लगाया जा सके। इसी दौरान तीसरे पठार पर मौजूद कई राक्षसों का सफाया हो चुका था और जमीन लाशों से भरी पड़ी थी। पहले और दूसरे पठारों पर भी यही स्थिति थी, जहां मरे हुए लोगों की सेनाएं सक्रिय थीं। उन्होंने राक्षसों को मारा और लगातार उनके शवों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते रहे। शुरू करना। अंततः शवों को उनके सही स्थान पर रख दिया गया। लिन मोयू ने अचानक अपनी स्थिति बदल ली और ज्वाला दानव राजा की ओर बढ़ने लगा। लिच सेनापति अचानक उसके सामने प्रकट हुए और प्रकट होते ही उग्र रूप से ज्वाला दानव राजा पर टूट पड़े। हमला करते समय लिच जनरलों ने लगातार खुद को और मरे हुए सैनिकों की सेना को ठीक करने के लिए कौशल का उपयोग किया। सभी बुलाए गए प्राणियों में सबसे शक्तिशाली होने के नाते लिच जनरलों का शारीरिक बल संवर्धन के बाद 460,000 से अधिक हो गया था। उन्हें मारना लिन मोयू को मारने से भी ज्यादा कठिन था। ज्वाला दानव राजा हंस पड़ा, ये सोचकर कि लिन मोयू अब बेहोश होने ही वाली है। बुलाए गए प्राणियों को मांस की ढाल के रूप में इस्तेमाल करते हुए आप कब तक टिक सकते हैं? मृत्यु की किरणें बेतहाशा फैल गईं और विशालकाय लिच जनरलों को जा लगी। लिन मोयू और लिच जनरलों की उपस्थिति ने ज्वाला दानव राजा का ध्यान आकर्षित किया। उसने राक्षसी लाशों को ले जा रहे कंकालनुमा योद्धाओं को आते हुए नहीं देखा। लाशों को चुपचाप फेंक दिया गया। लिन मोयू के हाथ में जल रही आग अचानक बुझ गई और उसकी कला में बदलाव आ गया। तारांकन कौशल, लाश विस्फोट। तारांकन, बूम। विस्फोट से आग की लपटें दूर हो गईं, और ज्वाला दानव राजा ने दबी हुई सी कराह निकाली। हालांकि विस्फोटित शव केवल 52 स्तर के राक्षस थे, लेकिन अभिशाप और कौशल वृद्धि के कारण उन्होंने फिर भी इसे नुकसान पहुंचाया। शवों के ढेर इधर उधर फेंके गए, और एक के बाद एक विस्फोट होते चले गए। कंकाल जादूगर और कंकाल तीरंदाज भारी संख्या में प्रकट हुए और तुरंत हमला कर दिया। लाशों को फेंकना कंकालनुमा योद्धाओं का काम था। हमला करना जादूगरों और तीरंदाजों का काम था। ज्वाला दानव राजा का शरीर तेज रोशनी के साथ फट गया, और तत्व हिंसक रूप से विस्फोटित हो गए। प्राकृतिक विस्फोट और तीर उसके शरीर को भेद नहीं सके। उसके शरीर पर जलती हुई ज्वालाएं प्राकृतिक कवच का काम करती थीं, जो तीरों के हमलों को रोकती थीं। दानव राजा के लिए इस स्तर का हमला बहुत कमजोर था। केवल लाश विस्फोट से ही इसे कुछ नुकसान हो सकता था, लेकिन वह नुकसान मामूली था। राक्षस राजा की रक्षा प्रणाली बहुत मजबूत थी, भयावह रूप से मजबूत। कमजोर, बहुत कमजोर। मैं पहले बहुत ज्यादा सतर्क था, आपकी काबिलियत तो बस औसत दर्जे की है। ज्वाला दानव राजा जोर से हंसा, उसे एहसास हुआ कि वह पहले बहुत ज्यादा सतर्क था। आखिरकार लिन मोयू तो लेवल 50 से भी नीचे का एक छोटा सा खिलाड़ी ही था। एक 90वें स्तर के दानव राजा की नजरों में वह कुछ भी नहीं था।
आत्मा की ज्वाला हालांकि दर्दनाक थी, लेकिन इससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। देखने में भयावह लगने वाले शव विस्फोट से केवल मामूली चोटें ही आईं। कंकालों के हमले भी उसकी रक्षा पंक्ति को भेद नहीं सके। लिच जनरलों का काम केवल मांस की ढाल के रूप में ही किया जा सकता था। तो तुम इतने कमजोर हो, मुझे तकलीफ पहुंचाने के अलावा तुम सरासर बेकार हो। इतने सारे बुलाए गए प्राणियों के बावजूद भी आप खुद को नहीं बचा सकते। काम्पो, मृत्यु तुम्हारे निकट आ रही है। ज्वाला दानव राजा पागलों की तरह चीखने लगा। उसके शरीर से और भी तीव्र ज्वालाएं निकलने लगीं, जो कालकोठरी में फैली अगाध ज्वालाओं से जुड़ गईं। अगाध ज्वालाएं प्रचंड होने लगीं, जिससे उसे और भी अधिक शक्ति प्राप्त हुई। इसके हमले और भी शक्तिशाली हो गए और इसकी रक्षा प्रणाली कमजोर हो गई। लिन मोयू के हमलों की कमजोरी का पता चलने पर उसने अपनी रक्षा प्रणाली का कुछ हिस्सा छोड़ दिया और पूरी ताकत से हमला करना शुरू कर दिया। लिन मोयू स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि लिच जनरलों को अधिक नुकसान हो रहा था। इस रफ्तार से तो लिच जनरल 10 सेकंड भी नहीं टिक पाएंगे। लेकिन उनकी योजना पहले ही साकार हो चुकी थी। इससे पहले हुए सभी विस्फोट पुराने शवों के कारण हुए थे, जिनसे स्वाभाविक रूप से कम नुकसान हुआ था। कंकाल जादूगर और तीरंदाज वास्तव में ऐसे ही थे। उनकी क्षमताएं 48वें स्तर पर भी सीमित थीं। रक्षा पंक्ति को भेद न पाना अपेक्षित ही था। अब असली वार करने का समय आ गया था। ज्वाला दानव राजा को पूरी तरह से खत्म करने का केवल एक ही मौका था, और इसे एक ही बार में करना आवश्यक था। उसके हाथ के पिछले हिस्से पर आदिम चिन्ह प्रकट हुआ। एक प्रकाश निकला, जो बुलाए गए सभी प्राणियों पर पड़ा। तारांकन कौशल, सशक्त सैनिक। तारांकन 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 शक्तिशाली सैनिक 30 सेकंड के लिए स्वयं और बुलाए गए प्राणियों के सभी मूलभूत गुण 200% बढ़ जाते हैं, और हमलों से होने वाली सभी क्षति 500% बढ़ जाती है। कूलडाउन समय 1 घंटा। तारांकन तारांकन इसी क्षण कंकाल फटने लगे। प्रतिभा संवर्धन के बाद कंकाल बरसेरकर्स के 4 आयामी गुण 190,000 थे, और शक्तिशाली सैनिक अवस्था में ये बढ़कर 570,000 हो गए। लिच जनरलों के 40% संवर्धन के साथ 4 आयामी गुण तुरंत 798,000 तक पहुंच गए, जो लगभग 800,000 के बराबर है। कंकाल जादूगरों के मानसिक गुण 23 लाख तक पहुंच गए, और तीरंदाजों के गुण भी तेजी से बढ़े। एट्रीब्यूट सर्च के अलावा सभी डैमेज में 500% की वृद्धि हुई, कुल मिलाकर 10 गुना से अधिक की वृद्धि हुई। लिच जनरलों की रक्षा क्षमता में भी जबरदस्त वृद्धि हुई। लगभग 1.4 मिलियन के शारीरिक बल के साथ उनकी रक्षा अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी। पहले हुई चोट लगभग तुरंत ठीक हो गई, और भी लाशें फेंकी गईं, ताजा लाशें, सैकड़ों से भी अधिक। नरसंहार शुरू हो गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर C417 अध्याय 417 तारांकन अध्याय 417 ज्वाला दानव राजा के वास्तविक स्वरूप का खुलासा। तारांकन हरी रोशनी तारों के विस्फोट की तरह फूट पड़ी, चकाचौंध भरी और चमकदार। तारांकन टॉक्सिक स्टारबस्ट। तारांकन लिन मोयू की अंतिम चाल की शुरुआत टॉक्सिक स्टारबस्ट से हुई। 48वें स्तर पर उसकी प्रतिभा द्वारा प्रवर्धित टॉक्सिक स्टारबस्ट प्रति सेकंड 24,000 क्षति पहुंचाता था। अब तारांकन स्ट्रॉन्ग सोल्जर तारांकन स्किल के 500% डैमेज बूस्ट के साथ ये प्रति सेकंड 144,000 डैमेज पहुंचाता है। हालांकि ज्वाला दानव राजा के लिए प्रति सेकंड 144,000 क्षति महत्वपूर्ण नहीं लग सकती है, लेकिन लिन मोयू विषैले स्टारबस्ट की एक अन्य विशेषता को महत्व देती थी। विष की स्थिति में लक्षित व्यक्ति की स्वयं को ठीक करने की क्षमता बाधित हो जाएगी। ये विष प्रकार की क्षमताओं की एक विशेषता थी। ज्वाला दानव राजा की पुनर्जीवन क्षमता बहुत मजबूत थी, और यह संभावित रूप से लिन मोयू के अंतिम आक्रमण में बाधा डाल सकती थी। पहला कदम इसकी पुनर्योजी क्षमता को दबाना था। इस समय शव अपनी जगह पर थे, पहले से ही हवा में लटके हुए थे। ज्वाला दानव राजा लगातार बेतहाशा हंसता रहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास विष से संबंधित कौशल होंगे, लेकिन ये बेकार है। इतनी कम आक्रमण शक्ति मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। क्या ये सचमुच हानिरहित है? लिन मोयू ने साथ ही साथ अपनी क्षमताओं को सक्रिय किया और ताजा पड़े शवों में विस्फोट कर दिया। धमाकों की गर्जना इतनी तेज हुई कि ज्वाला दानव राजा की आवाज तुरंत दब गई।
इस बार कंकाल जादूगरों और कंकाल तीरंदाजों ने पूरी ताकत से हमला किया। पलक झपकते ही उन्होंने ज्वाला दानव राजा की रक्षा पंक्ति को चकनाचूर कर दिया। अगले ही पल ज्वाला दानव राजा की चीखें आकाश में गूंज उठी। कंकालनुमा उन्मादी सैनिक बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़े। कंकालनुमा उन्मादी योद्धाओं में संतुलित गुण थे, उनकी चपलता उनकी ताकत के बराबर थी। लगभग 8 लाख की चपलता के साथ वे बिजली की गति से आगे बढ़े। पलक झपकते ही कंकालनुमा योद्धा ज्वाला दानव राजा के सामने पहुंच गए थे। जैसे ही उन्होंने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया, उनकी कुल्हाड़ियां लाल रंग से चमक उठी। तारांकन बरसेक स्ट्राइक स्तर 1 लक्ष्य को उपयोगकर्ता की शक्ति का 500% क्षति पहुंचाता है। कूल डाउन 10 मिनट। तारांकन 800,000 की ताकत के साथ क्षति 6 गुना बढ़ गई। लगभग 48 लाख की ताकत वाली कुल्हाड़ियों ने वार किया। ज्वाला दानव राजा की रक्षा पंक्ति कागज की तरह फट गई और आग की लपटों में घिरा काला खून हवा में फैल गया। चीखें और भी तीखी हो गईं। कंकालनुमा उन्मादी सैनिक ही असल में अंतिम चाल थे, लिन मोयू का सबसे शक्तिशाली हमला। कंकाल जादूगरों के मौलिक विस्फोटों और तीरंदाजों के निश्चित निशाने से कहीं बेहतर। लाशों के विस्फोट, मौलिक विस्फोट, तीरंदाजों के तीर और कंकाल बरसेर्कर्स के हिंसक हमले, इन सभी के संयुक्त प्रभाव से ज्वाला दानव राजा पल भर में बुरी तरह घायल हो गया। चीख पुकार के बीच ज्वाला दानव राजा घबराकर भागने की कोशिश कर रहा था और दहाड़ते हुए बोला, लिन मोयू, तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की? अब जाकर उसे एहसास हुआ कि लिन मोयू शुरू से ही नाटक कर रही थी। वह शेर को खाने के लिए सुअर की तरह व्यवहार कर रहा था। ज्वाला दानव राजा ने उड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने पाया कि लिच जनरलों ने उसकी सूंड को मजबूती से पकड़ रखा था, जिससे वह जा नहीं पा रहा था। इतना ही नहीं, कंकालनुमा उन्मादियों ने भी अपने हड्डियों वाले हाथों को उसके घावों में घुसा दिया और उसे कसकर पकड़ लिया। ज्वाला दानव राजा ने पागलों की तरह संघर्ष किया और भयानक लपटें छोड़ी जो लिच जनरलों और कंकाल बरसेर्कर्स पर बेतहाशा जलने लगी। ज्वाला दानव राजा की शक्ति भयावह थी। अपनी पूरी शक्ति से वह कंकालनुमा योद्धाओं और लिच जनरलों को हवा में खींच ले जाने में सक्षम था। इसी क्षण लिन मोयू की हथेली आग की लपटों से चमक उठी। 500% क्षति वृद्धि के साथ सोल फ्लेम डेमन किंग पर उतरी। चीखें आसमान में गूंज उठी और जैसे ही वह उड़ान भरने वाला था, वह नीचे गिर पड़ा। ज्वाला दानव राजा दर्द से लगभग बेहोश हो गया था। दर्द असहनीय था। अभूतपूर्व दर्द के कारण वह सोचने समझने की क्षमता खो बैठा था। एक पल के लिए उसका दिमाग सुन्न हो गया। प्रतिक्रिया देने में आधा सेकंड लगा और चिल्लाते हुए बोला, ये किस तरह का कौशल है? इतना दर्द क्यों हो रहा है? आवाज में भय स्पष्ट झलक रहा था। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसे लिन मोयू के पीछे नहीं पड़ना चाहिए था। लिन मोयू इंसान नहीं था, वह एक राक्षस था। लेवल 50 से नीचे का कोई व्यक्ति इस तरह के दानव राजा को कैसे हरा सकता है? ज्वाला दानव राजा को रोने जैसा महसूस हुआ, उसे लगा कि शायद उसकी मृत्यु यहीं हो जाएगी। लिन मोयू के हमले जारी रहे। केवल 30 सेकंड का समय था, जो बहुत कम था। 10 सेकंड बीत चुके थे। हालांकि ज्वाला दानव राजा बुरी तरह घायल हो गया था, लेकिन लिन मोयू जानती थी कि यह उसे मारने के लिए पर्याप्त नहीं था। ज्वाला दानव राजा बुरी तरह से छटपटाने लगा और उसके पूरे शरीर पर और अधिक आंखें हो गईं। आंखें अलग तरह की हो गईं, चपटी हो गईं, मानो आंखें तिरछी हो रही हो। फिर तेज तलवारों की तरह प्रकाश की किरणें निकली। तारांकन कौशल, डेथ स्लाइस। तारांकन। अब ये डेथ रेज नहीं, बल्कि डेथ स्लाइस है। वे दिखने में एक जैसे थे, लेकिन उनके प्रभाव अलग अलग थे। डेथ रेज में जबरदस्त प्रभाव और विस्फोटक ऊर्जा होती है। डेथ स्लाइस अधिक चपटे और अविश्वसनीय रूप से तेज थे। उस भयानक काटने की शक्ति ने कंकालनुमा उन्मादियों को चीर डाला। कंकाल निडर 2 भागों में विभाजित हो गए। कंकालनुमा योद्धा मारे गए और समग्र कनेक्शन क्षमता फिर से विफल हो गई। फिर डेथ स्लाइस ने लिच जनरलों पर हमला किया। शायद लिच सेनापति बहुत शक्तिशाली थे, इसलिए डेथ स्लाइस उन्हें भेद नहीं पाए। लेकिन हमले के प्रभाव से लिच सेनापति दूर जा गिरे। लिन मोयू की आंखें सिकुड़ गईं। उनकी प्रतिभा एक बार फिर क्यों विफल हो गई? डेथ रेस तो ठीक थी, लेकिन नई स्किल क्यों ठीक नहीं थी? क्या ये ज्वाला दानव राजा की प्रतिभा थी या कुछ और? लिन मोयू को ये बात समझ नहीं आई। मरना।
ज्वाला दानव राजा दहाड़ा और मृत्यु के वारों को नियंत्रित करते हुए लिन मोयू की ओर बढ़ा। कंकाल उन्मादियों के उदाहरण से प्रेरित होकर लिन मोयू ने सीधे तौर पर इसका सामना करने की हिम्मत नहीं की। अगर उसकी प्रतिभा नाकाम हो जाती तो उसके पास रोने के लिए कोई जगह नहीं होती। वह तेजी से पीछे हट गया और एक अन्य कंकाल योद्धा को निडर होकर हमला करने के लिए भेज दिया। वे इतनी दूर तक आ चुके थे, वे बीच में ही हार नहीं मान सकते थे। 20 सेकंड से भी कम समय बचा था। अगर वे ज्वाला दानव राजा को नहीं मार पाए तो लिन मोयू की मौत हो जाएगी। इस मोड़ पर पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। आगे बढ़ने से जीवित रहने की संभावना थी, पीछे हटने का मतलब निश्चित मृत्यु थी। लिन मोयू का मानना था कि ज्वाला दानव राजा की क्षमता का उपयोग अनिश्चित काल तक नहीं किया जा सकता। नहीं तो इसने शुरू से ही इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया। डेथ स्लाइस के नीचे कई कंकालनुमा योद्धाओं के टुकड़े टुकड़े हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन और भी अधिक कंकालनुमा योद्धा आगे बढ़े। इसने कई लोगों को मार डाला, लेकिन और भी लोग आते रहे। आक्रमणकारी कंकाल उन्मादियों ने अपनी कुल्हाड़ियां घुमाई। उन्होंने अपने सबसे शक्तिशाली हमले किए और फिर डटे रहे, ज्वाला दानव राजा को भागने नहीं दिया। ज्वाला दानव राजा चीखता हुआ लगातार मृत्यु किरणों से प्रहार कर रहा था। कंकाल निडर बैचों में मर गए। लिन मोयू ने अपने संबंध स्पेस से और अधिक कंकाल बरसेरकर्स को बुलाया और उन्हें मरे हुए लोगों की सेना में शामिल कर लिया। कंकालनुमा जादूगर और तीरंदाज चारों ओर फैल गए और ज्वाला दानव राजा के किसी भी नए कौशल से बचने की कोशिश करने लगे। महज 5 या 6 सेकंड में 1000 से अधिक आंखों और एक जोड़ी मुख्य आंखों वाले ज्वाला दानव राजा ने हजारों मृत्यु वलय दागे। कम से कम 3000 कंकाल निडर मारे गए। इसके परिणामस्वरूप ज्वाला दानव राजा और भी बुरी तरह घायल हो गया। इसका गोलाकार शरीर पिचके हुए गुब्बारे की तरह ढह गया। उसके शरीर पर लगी ज्वालाएं अब उतनी तीव्र नहीं थीं, बल्कि कमजोर दिखाई दे रही थीं। लिन मोयू ने अपने लगातार हमले जारी रखे। ताजा लाशों का एक और जत्था पहुंचा, जो लिन मोयू के हथियार बन गए। धमाकों की गड़गड़ाहट फिर से गूंज उठी। तारांकन स्ट्रॉन्ग सोल्जर तारांकन स्किल के 10 सेकंड शेष रहते ही एक जोरदार धमाका हुआ। ज्वाला दानव राजा का विस्फोट हो गया। विस्फोट की लपटें पूरे तीसरे पठार पर फैल गईं। आकाश में उठती अगाध ज्वालाएं बारिश की बूंदों की तरह गिरी, जिससे कालकोठरी में भीषण अग्निकांड उत्पन्न हो गया। लिन मोयू ने आराम नहीं किया, वह और भी सतर्क हो गया। उन्हें ज्वाला दानव राजा की मृत्यु की कोई सूचना नहीं मिली थी, जिसका अर्थ है कि वह अभी तक मरा नहीं था। आग की लपटों में उसने एक छोटी सी आकृति देखी, एक पतला सा दानव। मूल ज्वाला दानव राजा 5 मीटर से अधिक व्यास वाला एक गोलाकार दानव था। अब वह 1 मीटर से भी कम ऊंचाई का राक्षस था। लिन मोयू ने सहज रूप से अपनी जासूसी क्षमता का इस्तेमाल किया। तारांकन गनोम फायर डेमन डेमन किंग लेवल तारांकन 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 स्तर 90 तारांकन तारांकन। लिन मोयू तुरंत समझ गई कि यह ज्वाला दानव राजा का असली रूप है। ज्वाला दानव राजा का असली रूप एक बौना अग्नि दानव था। अगाध पाताल में रहने वाली गनोम अग्नि दानव एक अत्यंत नीच और कमजोर जाति थी। अगाध राक्षसों में ये सबसे नीचे था, बुद्धिहीन राक्षसों से बस थोड़ा ही ऊपर। अथाह गहराई में कमजोर लोग बलवानों का शिकार बन जाते थे। इसकी निम्न स्थिति इसकी कमजोर शक्ति के कारण थी। अप्रत्याशित रूप से ज्वाला दानव राजा एक बौना अग्नि दानव था जो दानव राजा बन गया। किसे पता था कि उसे कितना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हो गया था। लिन मोयू को तुरंत एहसास हुआ कि दानव राजा होने के बावजूद ज्वाला दानव राजा सबसे कमजोरों में से एक था। अगर दूसरों को पता चल जाता कि इसका असली रूप एक गनोम फायर डेमन है, तो अधिक शक्तिशाली दानव राजा इसका रहस्य जानने के लिए इसे पकड़ लेते। आखिरकार जिस भाग्य ने एक बौने अग्नि दानव को दानव राजा बनाया, वह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होना चाहिए। मैं तुमसे जान की बाजी लगाकर लड़ूंगा। ज्वाला दानव राजा ने अपना असली रूप प्रकट करते हुए बिजली की तरह लिन मोयू की ओर धावा बोला। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर सी 418 अध्याय 418 418 अध्याय 418 ज्वाला दानव राजा की मृत्यु 2 सितारा जनरल का पद। ज्वाला दानव राजा पागलों की तरह झपट पड़ा। हालांकि उसका शरीर पतला और छोटा था, लिन मोयू ने उसे जरा भी कम आंकने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार यह एक दानव राजा का असली रूप था, इसकी शक्ति निश्चित रूप से बेहद भयावह होगी।
लिच जनरल ने तुरंत उसके सामने मोर्चा संभाला, जबकि बड़ी संख्या में कंकाल योद्धाओं और कंकाल तीरंदाजों ने लिन मोयू को एक घेरे में घेर लिया। शवों को एक साथ ऊपर की ओर उछाला गया और विस्फोट कर दिया गया। भयंकर गड़गड़ाहट के बीच ज्वाला दानव राजा का असली रूप उड़ गया। तभी लिन मोयू को एहसास हुआ कि उसकी ताकत पहले की तुलना में काफी कम हो गई थी। एक बार जब उसका बाहरी कवच नष्ट हो गया, तो ज्वाला दानव राजा ने दानव राजा के योग्य शक्ति खो दी। आत्मा की ज्वाला फिर से टिमटिमा उठी, और ज्वाला दानव राजा के असली रूप ने दयनीय चीखें निकालते हुए अपने हाथ फैलाए और काली लपटें उगलने लगा। उसी समय आकाश में मौजूद अगाध ज्वालाएं अंदर की ओर खींची चली आई, और आग के बड़े बड़े गुबार उल्कापिंडों की तरह बरसने लगे। लिन मोयू भावहीन बनी रही। अब और संघर्ष करने की कोई जरूरत नहीं है। कंकालनुमा बरसेरकर्स ने ज्वालाओं को चुनौती दी और ज्वाला दानव राजा के मोर्चे की ओर धावा बोल दिया। उनकी कुल्हाड़ियां तकनीक के कारण लाल रंग से चमक रही थी। कुछ कट के साथ ज्वाला दानव राजा के हाथ और पैर एक साथ काट दिए गए। उसके बाद उसकी पीठ पर मौजूद पंखों की छोटी जुड़ी भी अलग कर दी गई। ज्वाला दानव राजा कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ा और संघर्ष करने की क्षमता पूरी तरह से खो बैठा। लिन मोयू ने कहा, जब तुम यहाँ आए और तुम्हारी शक्ति को दबा दिया गया, तो तुम्हारी मृत्यु पहले ही तय हो चुकी थी। ज्वाला दानव राजा चिल्लाता रहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तुम स्पष्ट रूप से 50वें स्तर के भी नहीं हो, फिर भी इतने शक्तिशाली कैसे हो? लिन मोयू ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे आपको समझाने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं आपको आपकी अंतिम यात्रा पर विदा करता हूँ। नहीं, मुझे मत मारो। ज्वाला दानव राजा ने पागलपन से चिल्लाते हुए कहा, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। बदले में, मैं तुम्हें बता सकता हूं कि मैं 290वें स्तर पर दानव राजा कैसे बना। मुझे बख्श दो और मैं फिर कभी तुम्हारा दुश्मन नहीं बनूंगा। ज्वाला दानव राजा लगातार चीखता रहा। वह जीना चाहता था। एक दानव राजा के रूप में, पाताल लोक में उसका सर्वोच्च अधिकार था। ये सबसे अद्भुत जीवन का आनंद ले सकता था और अथाह गहराई में हवाओं और बादलों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकता था। लिन मोयू ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं राक्षसों के साथ कोई सौदा नहीं करूंगा। स्केलेटन बरसेरकर ने पहले ही अपनी कुल्हाड़ी उठा ली थी। शुरू से अंत तक लिन मोयू ने दूरी बनाए रखी, कभी एक कदम भी करीब नहीं आया। इसके अलावा मरे हुओं की सेना ने उसकी रक्षा की, कहीं ऐसा न हो कि ज्वाला दानव राजा आत्मघाती विस्फोट या कुछ और करने की कोशिश करे। वह खुद उस गड्ढे में नहीं गिरना चाहता था जिसे उसने खुद खोदा था। लिन मोयू के ठंडे स्वर और कंकाल बरसेकर की हरकतों से ज्वाला दानव राजा ने लिन मोयू का उसे मारने का दृढ़ संकल्प देख लिया। उसने एक और उन्मादी दहाड़ लगाई, मैं तुम्हें दानव राजा की आत्मा से शाप देता हूं, तुम्हें फिर कभी स्तर ऊपर न ले जाने का शाप देता हूं, तुम्हारे कौशल को सील करने का शाप देता हूं, तुम्हारी जीवन शक्ति को मुरझाने का शाप देता हूं, तुम्हें शाप देता हूं। उसके शब्दों के साथ ही आकाश में बिजली कड़कने लगी। एक के बाद एक अभिशाप समय और स्थान की सीमाओं को तोड़ते हुए लिन मोयू पर बरसने लगे। हर शाप के पड़ने के साथ ज्वाला दानव राजा की आभा थोड़ी कम होती जाती थी। यह अपनी आत्मा का बलिदान करके ये घृणित अभिशाप दे रहा था। एक के बाद एक शाप बरसते गए, जिससे लिन मोयू एक धुंधली लाल चमक में लिपट गई। लेकिन लिन मोयू को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उनकी प्रतिभाएं क्षीण नहीं हुई, उनकी जीवंतता कम नहीं हुई, उनके गुणों में जरा सा भी बदलाव नहीं आया। लिन मोयू तुरंत समझ गया, यह उसकी निष्क्रिय क्षमता, स्टेटस इम्यूनिटी थी। इसने सभी स्थिति प्रभावों से प्रतिरक्षा प्रदान की, और अभिशाप भी एक प्रकार का स्थिति प्रभाव था, जिसे इसी तरह निष्क्रिय कर दिया गया था। ज्वाला दानव राजा ने अपनी आत्मा का बलिदान करते हुए अपने श्रापों का प्रवाह जारी रखा। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके श्रापों का लिन मोयू पर कोई असर नहीं होता। 10 से अधिक अभिशापों के बाद उसकी आत्मा अत्यंत कमजोर हो गई थी। तुम्हारा काम तमाम हो गया। मेरी दिव्य आत्मा द्वारा डाले गए श्रापों को जब तक किसी सर्वोच्च सत्ता से सामना न हो, कोई भी तुम्हारे लिए दूर नहीं कर सकता। भले ही मैं तुम्हें मार न सकूं, लेकिन मैं तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। तुम्हें भविष्य में इस दानव राजा की कृपा अवश्य याद रहेगी। ज्वाला दानव राजा पागलों की तरह हंसने लगा। इन 10 से अधिक अभिशापों के कारण यदि लिन मोयू की मृत्यु न भी हो, तो वह अपंग हो जाएगा। इसी समय शापित प्रकाश से घिरी हुई लिन मोयू उसके पास पहुंची। तुम्हारे श्राप मुझ पर बेअसर हैं।
राक्षसों का संहार करने की लिन मोयू की इच्छा और भी प्रबल हो गई। उन्हें ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, फिर भी उन्होंने ऐसा करना चुना। उसे एक वाक्य ने ज्वाला दानव राजा को सीधे नरक में धकेल दिया। अप्रभावी, असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। ज्वाला दानव राजा लगातार जमीन पर विलाप करता रहा। लिन मोयू की आभा वास्तव में पूरी तरह से बरकरार थी। शापित प्रकाश टिमटिमाया, लिन मोयू को घेर लिया, फिर भी उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ज्वाला दानव राजा न केवल निराशा में था, बल्कि उसका हृदय भी मर चुका था। उसकी आंखें खाली हो गईं और वह बुदबुदाया, असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। लक्ष्य हासिल हो गया था। लिन मोयू ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, अब तुम्हें जाना चाहिए। बरसेकर स्किल का कूलडाउन अंतिम सेकंड में समाप्त हो रहा था। स्केलेटन बरसेकर ने अपनी कुल्हाड़ी उठाए और उसे नीचे पटक दिया। ज्वलनशील दानव राजा को मारा, अनुभव जोड़ 900 अरब। ज्वलित ज्वाला दानव राजा, प्रतीक सितारे जोड़ 1। लिन मोयू को प्राप्त अनुभव से बहुत आश्चर्य हुआ। पूरे 900 अरब अनुभव अंक। यदि इन्हें लेवल 50 के हेलिश प्लेन मॉन्स्टर्स में परिवर्तित किया जाए, तो यह उनके 45,000 के बराबर होगा। ये लगभग वैसा ही अनुभव था जैसा कि बीस्ट गॉड पठार कालकोठरी को एक बार पूरा करने से प्राप्त होता है। लिन मोयू ने मन ही मन सोचा, अगर वह जाकर पाताल लोक से कुछ और दानव राजाओं को मार डाले, तो क्या वह सीधे ही अपना स्तर बढ़ा सकता है। हालांकि यह महज एक मनमौजी विचार था, फिर भी यह विचार काफी रोमांचक था। वह भलीभांति जानता था कि इस बार यह महज संयोग था। ज्वाला दानव राजा यहां आया और उसकी शक्ति को दबाकर उसकी पूर्ण शक्ति के लगभग 5वें हिस्से तक सीमित कर दिया गया। फिर भी इसे मारना बेहद मुश्किल था। अगर यह घटना बाहर होती, तो निश्चित रूप से उसकी जगह वही मारा जाता। आखिरकार वह तो केवल 48वें स्तर का ही था। भला वह एक दानव राजा का मुकाबला कैसे कर सकता था, जब तक कि कोई दूसरा दानव राजा उसे मारने के लिए उस लोक में न आ जाए, और वह अग्नि दानव राजा के लगभग बराबर शक्ति का न हो। यदि कोई अधिक शक्तिशाली दानव राजा आता है, तो भले ही उसकी शक्ति कम कर दी गई हो, संभवतः वही मरेगा। अनुभव के अलावा एम्ब्लेम स्टॉर्स में भी वृद्धि हुई। सैन्य प्रतीक से तेज रोशनी निकल रही थी। एक दूसरा तारा दिखाई दिया। एक सितारा जनरल बनने के बाद आगे की पदोन्नति सैन्य योग्यताओं को संचित करने जितनी सरल नहीं रह जाती थी। 2 सितारा जनरल बनने के लिए रसातल से किसी दानव राजा या ड्रैगन राजा का वध करना आवश्यक था। 2 सितारा जनरल से 3 सितारा जनरल बनने के लिए 2 और लोगों को मारना आवश्यक था। 4 स्टार के लिए 4 और किल की आवश्यकता थी, और इसके बाद 5 स्टार को 8 और किल की जरूरत थी। स्टार रैंक जितनी ऊंची होती थी, आगे बढ़ना उतना ही मुश्किल हो जाता था। जब व्हाइट यी युआन ने लिन मोयू की आत्मा को अपने अंदर समाहित कर लिया, तो इससे उसकी तारा श्रेणी कम हो गई। यह एक दानव राजा को मारने के गुणों की कमी के बराबर है, जिसकी भरपाई उसने बाद में एक ड्रैगन जनजाति के ड्रैगन राजा को मारकर की। यदि लिन मोयू अब 2 सितारा जनरल से 3 सितारा जनरल बनना चाहती है, उसे 2 और दानव राजाओं या ड्रैगन राजाओं को मारना होगा। कठिनाई स्पष्ट थी। ज्वाला दानव राजा की मृत्यु के बाद रसातल की ज्वालाएं भी धीरे धीरे शांत हो गईं। हालांकि विमान पर लगी सील को अभी पूरी तरह से हटाया नहीं गया था, जिसके लिए कुछ और समय की आवश्यकता थी। मुझे नहीं पता कि बाहर अभी क्या स्थिति है। लिन मोयू ने बड़बड़ाते हुए अपनी मरे हुए सैनिकों की सेना को फिर से भरने के लिए और अधिक कंकालों को बुलाना शुरू कर दिया। इस भीषण युद्ध में लगभग 4000 कंकाल बरसेर कर मारे गए, और पूरी तरह से सुदृढ़ होने में 1 घंटे से अधिक का समय लगा। इसके अलावा बरसेरकर स्किल भी कूल डाउन पर थी। अगर बाहर कोई बड़ी लड़ाई छिड़ जाती है, तो बरसेरकर कौशल उसका सबसे बड़ा हथियार साबित होगा। अगाध लोक में विभिन्न क्षेत्रों में अचानक आकाश से आग की बारिश होने लगी। आकाश से अगाध ज्वालाएं बरसने लगी, जो धरती पर बड़े बड़े हिस्सों में तबाही मचा रही थी। पाताल लोक में मौजूद राक्षस स्तब्ध रह गए। एक दानव ने कहा, अगाध अग्नि तूफान, एक दानव राजा गिर पड़ा है। आग का तूफान मुख्य रूप से ज्वाला दानव राजा के क्षेत्र में केंद्रित है। ज्वाला दानव राजा का पतन हो गया है। क्या हुआ? ज्वाला दानव राजा का पतन कैसे हो सकता है? क्या मानव जाति ने हमला किया? भूतों के दानव राजा के क्षेत्र में आकर्षण की दानव रानी महल की बालकनी पर खड़ी थी। उसकी निगाहें अंतरिक्ष में दूर तक फैली हुई थी, मानो वह दूर तक देख रही हो।
उसके क्षेत्र में भी अगाध अग्नि तूफान बरसे, हालांकि उतने तीव्र नहीं थे। ज्वाला दानव राजा लिन मोयू को ढूंढने गया था, है ना? उसकी हत्या कैसे हुई? क्या उसकी मुलाकात वाइची युआन या मेंगान वेन से हुई? उसके साथ यही होना चाहिए था। क्या मानव जगत में जाना वाकई इतना आसान था कि उसे स्वयं मनुष्य बनकर जाना पड़ा? पिछले कुछ दिनों में भी इस पंथ को भारी नुकसान हुआ है, जिससे वर्षों की मेहनत व्यर्थ हो गई है। आकर्षण की दानव रानी के चेहरे पर क्रोध का जरा भी भाव नहीं था। भले ही उसके पंथ के कई अधीनस्थ मारे गए हों, लेकिन उसके लिए वे अधीनस्थ महज उसके मोहरे थे। वह अपने प्यादों की मौत से क्रोधित नहीं होगी। मरे हुए जीवों को नए जीवों से बदला जा सकता है, जिनसे खेला जा सके। वह आलस से अंगड़ाई लेने लगी, मानो अपने महल में वापस जाने वाली हो। अचानक एक आवाज सुनाई दी, आकर्षण की दानव रानी, थोड़ी देर के लिए मेरे महल में आओ। आकर्षण की दानव रानी का चेहरा तुरंत बदल गया और उसने आदरपूर्वक कहा, मैं आपकी आज्ञा मानती हूँ, महान दानव सम्राट। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 419। अध्याय 419। 419। अध्याय 419। क्या न्याय का कोई नामोनिशान बचा है? समर कैपिटल अकादमी में अभी भी खून की गंध फैली हुई थी। लड़ाई कुछ समय पहले ही समाप्त हो चुकी थी। युद्ध के दौरान छात्र निडर योद्धाओं में परिवर्तित हो गए थे और उभरे हुए राक्षसों से लड़ रहे थे। प्रशिक्षकों में ऐसे गद्दार भी थे जो राक्षसों के अनुयायी बन गए थे। उन्होंने रसातल से एक अवरोध का उपयोग करके अकादमी को घेर लिया, जिसमें कालकोठरी का हॉल भी शामिल था। कुछ प्रशिक्षकों ने तो हमला भी किया, छात्रों की हत्या कर दी और उनकी जान की बलि देकर पाताल लोक से राक्षसों को बुलाया। दानव पूजा समाज के सदस्य भी अकादमी के बाहर से अंदर आ गए और शक्तिशाली राक्षसों को बुलाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। एक दानव राजा को बुलाया गया। दुर्भाग्यवश इस दानव राजा को स्थिति का अंदाजा नहीं था। यह समर कैपिटल अकादमी थी, मानव जाति की सर्वोच्च अकादमी। यहाँ छात्रों और प्रशिक्षकों के अलावा पिछली पीढ़ियों के कई सेवानिवृत्त और सशक्त व्यक्ति भी मौजूद थे। बुलाए गए दानव राजा को उसकी शक्ति का प्रदर्शन करने से पहले ही 3 देव स्तरीय विशेषज्ञों ने घेर लिया। उसने भागने की पुरजोर कोशिश की। 1 के मुकाबले 3, ये जीत नहीं सकता था। अंत में भारी कीमत चुकाने के बाद ये किसी तरह रसातल में वापस भागने में कामयाब रहा। कालकोठरी में मौजूद प्रशिक्षक की भी अंततः हत्या कर दी गई। लड़ाई के दौरान समर कैपिटल अकादमी को कुछ नुकसान हुआ और कुछ छात्र हताहत हुए, लेकिन नुकसान महत्वपूर्ण नहीं था। कुछ प्रशिक्षकों का तो ये भी मानना था कि छात्रों को इस तरह की लड़ाई का अनुभव करने देना कोई बुरी बात नहीं थी। कालकोठरी में अपने कौशल को निखारने के अलावा पेशेवरों को वास्तव में इस तरह के प्रशिक्षण की आवश्यकता थी। कई छात्रों के प्रदर्शन पर शिक्षकों ने ध्यान दिया और पाया कि वे संतोषजनक नहीं थे। इस पीढ़ी के छात्रों को बहुत ही आसानी से सब कुछ मिल गया है। केवल कालकोठरी में लड़ना ही काफी नहीं है, उन्हें युद्ध के मैदान में प्रशिक्षित होने की जरूरत है, जहां उन्हें आग और खून का अनुभव करना पड़े। संयोगवश ड्रैगन जनजाति भी लौट आए हैं और बेचैनी के संकेत दिखा रही है। आगे आने वाले समय में लड़ाइयों की कोई कमी नहीं होगी। हमें छात्रों को वास्तविक लड़ाइयों में अच्छी तरह से प्रशिक्षित करने के लिए उन्हें अधिक युद्धक्षेत्र प्रशिक्षण कार्य सौंपने चाहिए। अकादमी के उच्च अधिकारियों ने चर्चा शुरू की। इस राक्षसी हमले ने उन्हें अकादमी की कमियों का एहसास कराया। पढ़ाई में निपुण होना, उच्च अंक प्राप्त करना और कालकोठरियों में लड़ने में सक्षम होना किसी को योग्य पेशेवर नहीं बनाता। पेशेवरों का असली उद्देश्य रसातल के राक्षसों और लौट रही ड्रैगन जनजाति के खिलाफ लड़ना था। लिन मोयू कालकोठरी के हॉल में प्रकट हुई और कालकोठरी पर लगी मुहर अंततः हट गई। कालकोठरी के कक्ष में अब भी युद्ध के निशान मौजूद थे। हवा में खून की गंध फैली हुई थी। कुछ छात्र युद्ध क्षेत्र की सफाई कर रहे थे। जब उन्होंने लिन मोयू को देखा तो वे वहीं रुक गए और उसे घूरने लगे। लिन मोयू की ओर उनकी निगाहें कुछ अजीब सी थीं। अगर सिर्फ 1 या 2 लोग होते तो कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन जब सब लोग ऐसे थे तो कुछ गड़बड़ थी। लिन मोयू ने पूछा, क्या अभी अभी यहाँ राक्षस आए थे? जिस छात्र से पूछताछ की जा रही थी, उसने तुरंत लिन मोयू को सलाम करते हुए कहा, जनरल लिन को रिपोर्ट कर रहा हूँ, लड़ाई अभी अभी समाप्त हुई है। लिन मोयू ने सिर हिलाते हुए कहा, घबराओ मत, मुझे बताओ अभी क्या हुआ। लिन मोयू की उपस्थिति प्रभावशाली थी, जिससे विद्यार्थी शांत हो गया। घटना का वर्णन करते समय छात्र हकला रहा था।
ये लड़ाई अकादमी और कालकोठरी दोनों में हुई। कुछ छात्र घायल हुए और कुछ की मौत हो गई, लेकिन इसका प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं था। राक्षसों ने छात्रों की ताकत का गलत अनुमान लगाया, जिससे एक गलती हो गई। लिन मोयू को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि प्रशिक्षकों के बीच कई शीर्ष स्तर के पेशेवर छिपे हुए थे। उन्होंने राक्षसों का शीघ्र ही समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समर कैपिटल अकादमी वास्तव में छिपी प्रतिभाओं से भरी जगह थी। समर कैपिटल अकादमी में एक साधारण सा प्रशिक्षक था, जो एक दिन कक्षा के दौरान अचानक दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा। वह देवत्व स्तर में प्रवेश कर गया और कक्षा समाप्त होने तक पढ़ाना जारी रखा। उसके बाद उसका रूपांतरण शुरू हुआ। ये घटना इतिहास में दर्ज है और इसकी पुष्टि की जा सकती है। ऐसा लगता है कि रसातल के राक्षसों ने अकादमी की ताकत को कमाका। किसने सोचा होगा कि अकादमी में 3 भगवान स्तर के विशेषज्ञ छिपे हुए हैं। वाकई बहुत प्रभावशाली। स्थिति को समझने के बाद लिन मोयू कालकोठरी से बाहर निकल गई। लिन मोयू के जाने के बाद छात्र अचानक जमीन पर गिर पड़ा। जनरल लिन की उपस्थिति भयावह है। कोई सावधानी से उसकी मदद करने के लिए आगे आया और बोला, मुझे लगता है कि जनरल लिन पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो गए हैं। न सिर्फ ताकत में, बल्कि उनका व्यक्तित्व भी अलग है। वे लोग अभी अभी कालकोठरी में दाखिल हुए हैं। मुझे आश्चर्य है कि अंदर क्या हुआ होगा। कालकोठरी को अभी अभी सील किया गया था और प्रशिक्षक असहाय थे। लेकिन उन सभी ने कहा कि जनरल लिन ठीक हो जाएंगे। कालकोठरी में मौजूद लोग आपस में चर्चा कर रहे थे, लेकिन वे लिन मोयू में आए बदलाव का सटीक कारण नहीं बता पा रहे थे। लिन मोयू की आभा में वास्तव में बदलाव आ गया था, जो एक दानव राजा से युद्ध करने के बाद एक स्वाभाविक परिवर्तन था। अब उसके व्यक्तित्व में एक दानव राजा की आभा व्याप्त थी, एक अद्वितीय लेकिन अवर्णनीय उपस्थिति। अनुभवी और शक्तिशाली व्यक्ति यह पहचान सकते थे कि लिन मोयू ने एक दानव राजा का वध किया है। अकादमी पहुंचते ही लिन मोयू को हाल ही में हुए युद्ध की गूंज अभी भी महसूस हो रही थी। उसने दानव राजा की शक्ति की उपस्थिति और ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञों द्वारा छोड़े गए निशानों को महसूस किया। दानव राजा और देव स्तरीय विशेषज्ञ दोनों ही अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे और उनके प्रभाव लंबे समय तक बने रहे। दानव राजा भाग गया था और समर कैपिटल अकादमी को गंभीर क्षति नहीं हुई थी। केवल कुछ इमारतें ही नष्ट हुई, जिनकी मरम्मत बिना किसी खास परेशानी के की जा सकती थी। शांत कालकोठरी के हॉल की तुलना में अकादमी में काफी चहल पहल थी। कई छात्र एकत्रित होकर हाल ही में हुए युद्ध पर चर्चा कर रहे थे। प्रशिक्षक व्यवस्था बनाए रखने और छात्रों को दिलासा देने में लगे हुए थे। लिन मोयू के आगमन ने तुरंत ही छात्रों का ध्यान आकर्षित कर लिया। अधिकांश छात्र लिन मोयू को पहचानते थे और उनकी पहचान जानते थे। उन्हें देखकर सभी ने सम्मान दिखाया। प्रतिष्ठा के मामले में अकादमी में केवल कुछ ही ऐसे व्यक्ति थे जो उनके बराबर खड़े हो सकते थे। यहां तक कि डीन का पद भी प्रतिष्ठा के मामले में एक पायदान नीचे होगा। मानव जाति का यही नियम था कि योद्धाओं को सर्वोच्च सम्मान दिया जाए। लिन मोयू छात्रों में से किसी को ढूंढ रहा था। जिया जू, फेंग शियू, ज़ुओमी और शू हान को खोज रहा था। लेकिन चारों ओर देखने के बाद भी वह उन्हें नहीं ढूंढ पाया। उन्होंने कम्युनिकेटर के माध्यम से उन्हें संदेश भेजे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। ऐसा लगा मानो वे गायब हो गए हों। आशा है वे ठीक होंगे। लिन मोयू को कुछ बुरा महसूस हुआ। अचानक उसने एक परिचित चेहरा देखा। यह अकादमिक मामलों के कार्यालय के निदेशक कियू थे। लिन मोयू चलकर उनके पास आई और उन्हें नमस्कार करते हुए बोली, निर्देशक कियू। निदेशक कियू कुछ प्रशिक्षकों से बात कर रहे थे। लिन मोयू की आवाज सुनकर वे तुरंत खड़े हो गए और बोले, जनरल लिन, आप बाहर जा रहे हैं। उसे पता था कि लिन मोयू को कालकोठरी में बंद कर दिया गया है। जब युद्ध छिड़ा तो वह उस पर ध्यान नहीं दे सका। सौभाग्य से लिन मोयू को कोई चोट नहीं आई। अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसने बिना पलक झपकाए लिन मोयू के सैन्य बैच पर बने 2 सितारों को घूर कर देखा। उन्हें अच्छी तरह पता था कि 2 सितारा सेनापति होने का क्या मतलब होता है। ये बहुत बड़ी बात थी। लिन मोयू ने सचमुच एक दानव राजा को मार डाला था। वह हकलाते हुए बोला, जनरल लिन, क्या आपने किसी दानव राजा को मारा है? लिन मोयू ने सिर हिलाते हुए कहा, मैंने एक को मार डाला। जनरल लिन, आपने किस दानव राजा को मारा? निदेशक कियू ने बड़ी मुश्किल से पूछा और मुश्किल से अपनी बात को निगल पाया।
उनके सवाल ने काफी ध्यान आकर्षित किया और हंगामा खड़ा कर दिया। लिन मोयू ने वास्तव में एक दानव राजा को मार डाला था। वह केवल 48वें स्तर का था। चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, एक दानव राजा को मारना असंभव था। एक दानव राजा मिट्टी का नहीं बना होता। यहां तक कि ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञों के सामने भी उन्हें भागने से रोकना मुश्किल था। अकादमी में हाल ही में हुई लड़ाई इसका एक सटीक उदाहरण थी। 3 महाशक्तिशाली विशेषज्ञ भी एक दानव राजा को रोक नहीं पाए और वह भागने में सफल रहा, जब तक कि दानव राजा को स्वयं मृत्यु की इच्छा न हो। लेकिन सच्चाई उनके सामने थी। 2 सितारा जनरल का बैज नकली नहीं था। क्या न्याय अभी भी शेष है? सबकी निगाहों के सामने लिन मोयू ने धीमी आवाज में कहा, ज्वाला दानव राजा। फुफकार। ज्वाला दानव राजा का नाम सुनते ही सब लोग चौंक गए। ऐसा नहीं था कि ज्वाला दानव राजा विशेष रूप से शक्तिशाली था। रसातल में मौजूद कई दानव राजाओं में ज्वाला दानव राजा को कमजोर माना जाता था। लेकिन ज्वाला दानव राजा के कौशल काफी विकृत थे, जिसके कारण वह निचले स्तर के पेशेवरों के खिलाफ अजेय था। अकादमी के पास ज्वाला दानव राजा के बारे में विस्तृत जानकारी थी और उपस्थित प्रशिक्षक इससे भलीभांति परिचित थे। डायरेक्टर कियू ने धीरे से कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह वही होगा। उसकी डेथ कट स्किल। क्या तुम ठीक हो? निर्देशक कियू को अचानक एहसास हुआ कि उन्होंने एक मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछ लिया है। अगर लिन मोयू घायल होती तो वह यहां खड़े नहीं होते। लिन मोयू ने उत्तर दिया, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, निर्देशक कियू। मैं ठीक हूं। निर्देशक कियू, मैं अपने दोस्तों के बारे में पूछना चाहती हूं। मैं थोड़ी चिंतित हूं। लिन मोयू ने जियाजू और अन्य लोगों के नाम लिए। ओह, वे लोग, वे ठीक हैं। इन नामों को सुनकर निदेशक कियू ने बिना किसी झिझक के उत्तर दिया, शियाजू और जुओ मेई को डीन शिया बोजियान ले गए थे। उन्होंने यह नहीं बताया कि मामला क्या था। जहां तक फैंग शियू की बात है, उसने कुछ दिन पहले छुट्टी ली और अपने परिवार के पास लौट गया। वह अकादमी में नहीं है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लिन मोयू ने राहत की सांस ली। चूंकि वे अकादमी में नहीं थे, इसलिए वे सुरक्षित होने चाहिए। इसी क्षण ऊपर का अंतरिक्ष मुड़ गया और आकाश में एक विशाल मीनार प्रकट हुई। दिव्य ग्रीष्म ऋतु का टावा आ चुका था। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 420। अध्याय 420। 420। अध्याय 420। आधे महीने का नरसंहार, दानव पूजा, समाज का शुद्धिकरण। बाय युवान मानो टेलीपोर्ट होकर लिन मोयू के सामने प्रकट हो गया। लिन मोयू को सुरक्षित देखकर ही उसे राहत मिली। अच्छा हुआ कि तुम ठीक हो। बाय युवान ने लिन मोयू के कंधे पर थपथपाया, फिर अचानक रुक गई। उनके हाथों से बने सैन्य बैज पर मौजूद दोनों सितारे काफी आकर्षक थे। बाय युवान का पहले का तनावपूर्ण चेहरा एकदम अजीब हो गया। तुमने एक दानव राजा को मार डाला। लिन मोयू ने सिर हिलाते हुए कहा, ज्वालादाता राजा ने मेरा पीछा करते हुए मुझे कालकोठरी में धकेल दिया और अंत में मैंने उसे मार डाला। अच्छी जानकारी होने के कारण बाय युवान तुरंत स्थिति को समझ गई और दिल खोलकर हंसते हुए बोली, शाबाश, वाकई बहुत बढ़िया। वह आदमी, जो बहुत ताकतवर नहीं था लेकिन गुस्सैल स्वभाव का था, मरने लायक ही था। बाय युवान की हंसी इतनी जोरदार थी कि उसकी अपार खुशी झलक रही थी। उसने लिन मोयू के कंधे पर जोर से थपथपाया, जिससे जोरदार आवाजें आई मानो वह लिन मोयू का कंधा तोड़ देगा। शाबाश, शाबाश। 48वें स्तर का 2 सितारा सेनापति 48वें स्तर के दानव राजा को मार गिरा रहा है। मानव इतिहास में एक मिसाल कायम कर रहा है। बहुत बढ़िया। यह सुनकर हर कोई समझ गया कि क्या हुआ था। जनरल बनना अपने आप में एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी, लगभग हर सैनिक का सपना। लेकिन 2 सितारा जनरल बनना एक ऐसी उपलब्धि थी जो केवल सच्चे, ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ ही हासिल कर सकते थे। दानव राजा को केवल ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ ही मार सकते थे, ये लगभग सर्वविदित तथ्य था। लेकिन लिन मोयू ने इस प्रचलित धारणा को तोड़ते हुए एक चमत्कार कर दिखाया। उन्होंने लिन मोयू को आदर भरी निगाहों से देखा, मानो वे किसी देवता को देख रहे हो। लिन मोयू ने धीरे से कहा, शिक्षक, कृपया थपथपाना बंद करें, वरना मैं बिखर जाऊंगी। बाय युवान मुस्कुराए और रुक गए। चलो, मैं तुम्हें कुछ लोगों को मारने के लिए ले चलती हूँ। इसके साथ ही बाय युवान लिन मोयू को दिव्य ग्रीष्म टावर में ले गई। दिव्य ग्रीष्म ऋतु का टावर मानो टेलीपोर्ट होकर सबकी नजरों से गायब हो गया।
दानव पूजा संस्था से जुड़ा मामला पूरी तरह से हल नहीं हुआ था। मुख्य भाग तो निपट चुका था, लेकिन अभी भी कुछ अधूरे काम बाकी थे। डिवाइन समर टॉवर में बाय येयुवान और लिन मोयू ने दानव पूजा समाज के हालिया शुद्धिकरण के बारे में बात की। दानव पूजा संस्था में घुसपैठ उम्मीदों से कहीं अधिक थी। इन वर्षों में दानव पूजा समाज ने साम्राज्य के सभी पहलुओं में घुसपैठ कर ली थी, इसलिए सफाई का काम काफी परेशानी भरा था। बाय येयुवान के पास कुछ सबूत थे, लेकिन इस बार दानव पूजा समाज के उन्मत्त जवाबी हमले ने उनके कई सदस्यों को बेनकाब कर दिया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि दानव पूजा समाज के भीतर 3 ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ मौजूद होंगे। बाय येयुवान ने पिछले कुछ दिनों में उन तीनों से लड़ाई की थी। सबसे शक्तिशाली प्रतियोगी 93वें स्तर पर पहुंच चुका था, जबकि अन्य 2 प्रतियोगी 91वें स्तर पर थे। कई लड़ाइयों के बाद बाय येयुवान उन्हें अपने पास नहीं रख सकी। वे तेजी से भाग निकले और साम्राज्य की सीमाओं से बाहर निकल गए। लिन मोयू ने कालकोठरी में अपने अनुभवों का भी वर्णन किया। मेंग अनवेन ने कहा, हालांकि कालकोठरी में जबरन प्रवेश करने के कारण ज्वाला दानव राजा की शक्ति सीमित हो गई थी। लेकिन एक दानव राजा तो दानव राजा ही होता है, उसकी तुलना अन्य पेशेवरों से नहीं की जा सकती। बाय येयुवान भी हंस पड़ी और बोली, जब मैंने इसे पहली बार देखा तो मैं भी हैरान रह गई थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि शियाओयू की युद्ध शक्ति इस स्तर तक पहुंच जाएगी। लिन मोयू ने कहा, इस बार मैं भाग्यशाली रही। अगर ज्वाला दानव राजा अधिक सतर्क होता तो शायद मेरी ही मृत्यु हो जाती। शक्तिशाली सैनिक कौशल केवल 30 सेकंड तक ही चला। यदि लिन मोयू ने ज्वाला दानव राजा को अपनी सुरक्षा में ढील देने दी होती और ये 30 सेकंड से अधिक समय तक चलता, तो स्वयं लिन मोयू की मृत्यु हो जाती। अंततः वह अभी भी दानव राजा के स्तर से बहुत दूर था। लिन मोयू ने कभी खुद को कम नहीं आंका और न ही खुद को जरूरत से ज्यादा आंका। मेंग अनवेन ने लिन मोयू के इस गुण की सराहना करते हुए कहा, वह न तो अहंकारी है और न ही आत्महीनता का भाव रखती है। ये बहुत अच्छी बात है। शायद जब आप लेवल 70 पर पहुंच जाएंगे और अपना तीसरा परिवर्तन पूरा कर लेंगे, तब आपके पास सचमुच भगवान के स्तर की युद्ध शक्ति होगी। मेंग अनवेन कभी भी निरर्थक बातें नहीं करती थी। बाय येयुवान ने अपनी जीभ चटकाते हुए कहा, स्तर 70 पर ईश्वर स्तरीय युद्ध शक्ति रखने वाला वास्तव में मेरा शिष्य बनने के योग्य है। मेंग अनवेन ने बाय येयुवान के बारे में सोचा, ऐसा इसलिए है क्योंकि शियाओयू मजबूत है, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। बाय येयुवान रुकी और बोली, ऐसा कौन कहता है? मेरे सावधानीपूर्वक प्रशिक्षण के बिना शियाओयू इतनी शक्तिशाली नहीं होती। आपकी सहनशीलता वाकई बेजोड़ है। दोनों के बीच तीखी बहस हुई। लिन मोयू को ऐसे दृश्यों की आदत हो चुकी थी और वह उन्हें अनदेखा करने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। अगले 2 दिनों में मेंग अनवेन और बाय येयुवान ने लिन मोयू को घुमाया। उन्होंने दानव पूजा समाज की शेष सेनाओं का पूरी तरह से सफाया कर दिया। बाय येयुवान द्वारा छिपे हुए लोगों के एक समूह को बाहर निकाला गया। कुछ ने बिना लड़ाई के आत्मसमर्पण कर दिया, जबकि अन्य ने जमकर प्रतिरोध किया। स्तर 70 से नीचे के सभी लोगों को लिन मोयू को सौंप दिया गया। बाय येयुवान के अनुसार एक सच्चे योद्धा की तलवार के 2 पहलू होते हैं। एक तरफ का हिस्सा बाहर की ओर है, जो मानवता की रक्षा करता है। दूसरी तरफ के लोग अंतर्मुखी होकर देशद्रोहियों को मार डालते हैं। लिन मोयू ने इस बात से सहमति जताई और हत्या करने में कोई दया नहीं दिखाई। दानव पूजा संस्था की पूरी सफाई का अभियान आधे महीने तक चला और अंततः समाप्त हो गया। थोड़े समय के लिए छाए अफरा तफरी समाप्त हो गई और साम्राज्य में जल्द ही सामान्य स्थिति लौट आई। शांत सफेद आंगन एक बार फिर चाय की खुशबू से भर गया। लिन मोयू ने मेंग अनवेन और बाय येयुवान के लिए चाय बनाए और कहा, शिक्षक, साम्राज्य के भीतर दानव पूजा समाज का लगभग पूरी तरह से सफाया हो जाना चाहिए, है ना? बाय येयुवान ने सिर हिलाते हुए कहा, लगभग 90%, बाकी बचे हुए अब कोई खतरा नहीं है। मेंग अनवेन ने आगे कहा, आधे महीने की अराजकता के बदले दशकों की शांति पाना सार्थक है। बाय येयुवान ने अपने हाथ में रखी गर्म चाय पी और एक लंबी सांस छोड़ी। उसकी सांस हवा में एक तेज तलवार की तरह गूंज रही थी। इस बार दिव्य ग्रीष्म साम्राज्य के भीतर स्थित दानव पूजा समाज को भारी नुकसान उठाना पड़ा। निकट भविष्य में उनके लिए किसी प्रकार की परेशानी पैदा करना मुश्किल होगा। मेंग अनवेन और बाय येयुवान के तरीके बेहद क्रूर थे, या तो वे काम करते ही नहीं थे या फिर उसे पूरी तरह से करते थे।
लिन मोयू ने पूछा, अन्य देशों के बारे में क्या? मेंग एनवेन ने हंसते हुए कहा, उन्हें अपनी समस्याओं से खुद ही जूझने दो। हालांकि वे ताकतें बुद्धिहीन हैं, फिर भी उनमें कुछ बुद्धिमान लोग हैं। दानव पूजा समाज का मुख्य गतिविधि केंद्र पहले दिव्य ग्रीष्म साम्राज्य में हुआ करता था, इसलिए वे शक्तियां बस तमाशा देख रही थीं। अब चिंता करने की बारी उनकी है। डिवाइन समर एम्पायर में दानव पूजा समाज की सेनाओं का 90% सफाया हो जाने के बाद आने वाले दशकों में उनका गतिविधि केंद्र निश्चित रूप से विदेशी ताकतों की ओर स्थानांतरित हो जाएगा। लिन मोयू जानती थी कि विदेशी ताकतें दिव्य ग्रीष्म साम्राज्य की तरह एकजुट नहीं थीं। वे बिखरी हुई रेत की तरह थे, जिनमें से प्रत्येक स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा था। एक बार जब दानव पूजा समाज उनके क्षेत्रों में अपना दबदबा कायम कर लेगा, तो उनके दिन आसान नहीं होंगे। मेंग एनवेन ने आगे कहा, अगर हम सचमुच दानव पूजा समाज का सफाया करना चाहते हैं, तो मानवता को एक ऐसे सर्वशक्तिशाली व्यक्ति की आवश्यकता है जो बिना किसी सवाल के आदेश दे सके। मेंग एनवेन ने यह बात पहले भी कही थी। एक आधे स्तर का महादेव पर्याप्त नहीं था, एक सच्चे महादेव स्तर के विशेषज्ञ की आवश्यकता थी। आधे महीने तक चले नरसंहार के बाद लिन मोयू अनजाने में ही काफी परिपक्व हो गई थी। संचित हत्या की भावना को डोमेन गॉडस्टोन में भेज दिया गया, जिससे वह और भी गहरा हो गया। डोमेन गॉडस्टोन के भीतर हत्या की भावना लगातार मंथन करती रही। अंधकार में हत्या के इरादे के केंद्र में एक भयानक रूप से काले पदार्थ की बूंद बनती हुई प्रतीत हो रही थी। लगभग 6 महीने बाद लिन मोयू आधे दिन से भी कम समय के लिए श्वेत देवता आंगन में लौटा ही था कि उसे शी शिंगोन से एक संदेश मिला। संदेश पढ़ने के बाद उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मेंग एनवेन ने आह भरी, तुम्हें इतनी खुशी किस बात से मिलती है? लिन मोयू का चेहरा हमेशा शांत रहता था, ऐसी दिल से निकली मुस्कान बहुत कम देखने को मिलती थी। लिन मोयू ने कहा, ये भाई शी हैं, वे 40वें स्तर पर पहुंच गए हैं। शिक्षक मेंग, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। बाय यीयुआन ने जवाब दिया, बूढ़े मेंग, आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। शी शिंगोन 40वें स्तर पर पहुंच चुका था और उसे अपना पेशा बदलने की जरूरत थी। लिन मोयू ने शी शिंगोन को पहले ही पृथ्वी का हृदय और पृथ्वी रत्न दे दिया था, अब केवल व्यवसाय परिवर्तन सरणी की आवश्यकता थी। उनके लिए व्यावसायिक परिवर्तन के दायरे की गुणवत्ता अत्यंत महत्वपूर्ण थी। वह अर्थ नाइट बन पाएगा या नहीं, यह इसी बात पर निर्भर करता था। पूरी मानवता में सर्वश्रेष्ठ हेरे मास्टर उसके सामने थी, वह मेंग एनवेन के अलावा और किससे पूछ सकता था? बाय यीयुआन ने सामग्रियों का एक ढेर निकाला, जिनमें से प्रत्येक काफी दुर्लभ थी, लेकिन कोई भी बहुत कीमती नहीं थी। लिन मोयू के पेशे में बदलाव के दौरान बाय परिवार के संसाधन लगभग समाप्त हो चुके थे। अब ये शेष सामग्रियां थीं, जो शी शिंगोन के पेशे में बदलाव के लिए पर्याप्त थी। मेंग एनवेन ने बाय यीयुआन से कहा, जाओ उसे यहां ले आओ। इसके साथ ही आकाश में दिव्य ग्रीष्म ऋतु का टावर प्रकट हुआ, प्रकाश की एक किरण निकली और पेशे में परिवर्तन का प्रतीक चिन्ह हवा में ही बनने लगा। ईश्वर स्तरीय एरे मास्टर मेंग एनवेन के लिए दूसरा ट्रांजिशन एरे बनाना बच्चों का खेल था। उनके हाथों में जटिल व्यावसायिक परिवर्तन प्रक्रिया कुछ ही चालों में पूरी हो गई। यह बाहर इस्तेमाल होने वाले व्यावसायिक परिवर्तन तंत्रों की तुलना में कहीं अधिक जटिल और प्रभावी था। आखिरकार इसे एक ईश्वर स्तरीय सरणी मास्टर द्वारा तैयार किया गया था, और मेंग एनवेन को अपने स्वाभिमान की आवश्यकता थी। सरणी संरचना तैयार होने के बाद मेंग एनवेन ने अपना हाथ हिलाया, और बाय यीयुआन द्वारा तैयार की गई सामग्री को उसमें डाल दिया गया, जिससे प्रत्येक मुख्य नोड भर गया। लिन मोयू देख सकता था कि यद्यपि यह व्यवसाय परिवर्तन सरणी बड़ी थी, फिर भी यह उस सरणी से कहीं घटिया थी जिसका उपयोग उसने अपने व्यवसाय परिवर्तन के लिए किया था। इस्तेमाल की गई सामग्रियां सैकड़ों गुना अलग थीं। वह मेंग एनवेन और बाय यीयुआन के प्रति आभारी महसूस करते थे। संपर्क सेवा की शर्तें।